BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 571 प्रतीक गुरु। तियानशुआन महाद्वीप की साधना प्रणाली डूक्युई महाद्वीप से भिन्न थी। इसके अलावा जिस उम्र में कोई व्यक्ति अपनी साधना यात्रा शुरू करता था वह भी अलग अलग होती थी। डूक्युई महाद्वीप पर लोग आमतौर पर बहुत कम उम्र में साधना शुरू कर देते थे। उदाहरण के लिए जियाओ मिंग ने 4 साल की उम्र में अपनी साधना यात्रा शुरू की और यह शुरू करने की सबसे कम उम्र भी नहीं थी। कुछ लोगों ने तो 2 साल की उम्र से ही साधना शुरू कर दी थी। हालांकि तियानशुआन महाद्वीप पर साधना आमतौर पर 10 साल की उम्र के आसपास शुरू होती थी। साधना प्रणालियों में अंतर के कारण जियाओ मिंग ने यंग हुआनहुआन के अभ्यास के लिए विशेष रूप से बर्फ आधारित मार्शल आर्ट कौशल का एक सेट बनाया। अतीत में विभिन्न प्रकार की रहस्यमयी बर्फ का सेवन करने के बाद जियाओ मिंग बर्फ आधारित तकनीकों से अपरिचित नहीं था। वास्तव में वह उनमें काफ़ी कुशल था। रहस्यमयी बर्फ की विशेषताओं के साथ मार्शल आर्ट का एक सेट बनाना उसके लिए कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं था। जहां तक इन नवनिर्मित मार्शल आर्ट की तुलना पुनर्जन्म से पहले आइस मास्टर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मार्शल आर्ट से की जाती है, तो जियो मिंग के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि उसने पहले कभी उन मार्शल आर्ट को नहीं देखा था। एक तरह से यंग हुआनहुआन को अपना शिष्य बनाना काफ़ी लाभ था। एक बार जब वह अपनी याददाश्त वापस पा लेती है और अपनी तीसरी आपदा पुनर्जन्म चरण शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेती है तो उसे उससे बहुत अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी। वह बिना अधिक प्रयास किए एक मूल्यवान सहयोगी प्राप्त करने में सक्षम होगा। जब उनकी बातचीत समाप्त हुई तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक महसूस किया कि किसी ने उस पर नज़र डाली है। कांपते हुए वह जियो मिंग की ओर मुड़ा और जल्दी से बोला, स्टीम सर, यह महान यान साम्राज्य है। मैं मो जिंगटियन हूँ, शाही परिवार का सम्राट। क्या मैं आपके हमारे साम्राज्य में आने का उद्देश्य जान सकता हूँ? मो जिंगटियन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं जब वह बोल रहा था। उसके सामने खड़ा युवक अपने असाधारण रूप से सुंदर रूप के साथ जबरदस्त शक्ति का एहसास कर रहा था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह दुश्मन बना सके। यह कोई गंभीर बात नहीं है। हम यहाँ निजी मामलों के लिए आए हैं। जब हम यहाँ आए थे तो हमने केवल आपके टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था। आपकी सुविधा का उपयोग करने के लिए भुगतान के रूप में यहाँ कुछ निर्वाण गोलियां हैं। जियो मिंग ने मो जिंगटियन की ओर एक बैग फेंकते हुए कहा। मो जिंगटियन ने सहज रूप से बैग पकड़ लिया। जैसे ही उसने बैग खोला उसे लगा कि उसमें से एक अत्यंत शुद्ध निर्वाण क्यों निकल रहा है। उसने चौंक कर ऊपर देखा लेकिन पाया कि रहस्यमयी आकृति और उसका साथी पहले ही गायब हो चुके थे। अगर उसके हाथ में असली निर्वाण गोलियां न होती तो उसे लगता कि वह किसी सपने में है। अल्पविराम। ग्रेट यान एम्पायर में यान सिटी तियानडू प्रांत के कई शहरों में से एक था। अपने नाम में ग्रेट यान एम्पायर से यान शब्द होने के बावजूद यह कोई खास महत्वपूर्ण शहर नहीं था। भोर होते ही यान सिटी की ओर जाने वाली सड़क पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। जीवंत बातचीत और जीवंत माहौल से गूंज रही थी। अच्छी तरह से रोशनी वाली गाड़ी के अंदर बैठे जियाओ मिंग अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे जबकि उनके सामने बैठी यंग हुआनहुआन ने गाड़ी का पर्दा उठाकर दिलचस्पी से बाहर झांका। गाड़ी भीड़ के बीच से स्थिर गति से आगे बढ़ी और आखिरकार यान सिटी के बाहर पहुंच गई। शहर के गेट पर एक छोटा सा प्रवेश शुल्क चुकाने के बाद गाड़ी ने आसानी से शहर में प्रवेश किया। कुछ हद तक मंद रोशनी वाले शहर के गेट सुरंग से गुजरने पर उन्हें तुरंत समुद्र की लहरों की गर्जना जैसी आवाज़ों की एक गगनभेदी सिम्फनी ने स्वागत किया। गाड़ी सड़कों पर चलती रही और अंततः एक साधारण दिखने वाले आंगन के बाहर रुक गई। सर, हम यान सिटी सिंबल मास्टर गिल्ड में पहुंच गए हैं, कोचमैन ने बाहर से घोषणा की। जियाओ मिंग, जिसकी आंखें बंद थीं, ने ये घोषणा सुनते ही अपनी आंखें खोलीं। पहली चीज़ जो उसने देखी वह थी यंग हुआनहुआन उसे देखकर एक मूर्खतापूर्ण चेहरा बना रही थी। आज के प्रशिक्षण की मात्रा दोगुनी कर दी जाएगी। आह मास्टर, ऐसा नहीं, कृपया। ये सुनकर यंग हुआनहुआन घबरा कर चिल्लाई। उसका चेहरा राख हो गया। वह अभी भी टेम्पर्ड बॉडी स्टेज में थी और प्रशिक्षण को दोगुना करना उसके लिए बेहद थकाऊ होगा। यंग हुआनहुआन की प्रतिक्रिया देखकर जियाओ मिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बचपन से ही यंग जुवानजी द्वारा लाड़ प्यार में पली बड़ी थी और अब जब उसकी यादें उसके द्वारा फिर से सील कर दी गई थीं तो वह उस घटना के बारे में भूल गई थी जब उसने उसके पुनर्जन्म की मुहर को सक्रिय किया था। इसलिए वह उससे डरती नहीं थी और थोड़ा बिगड़ल व्यवहार करती थी। हालांकि अब जब वह उसकी शिष्या थी तो उसे कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत थी। यंग हुआनहुआन के विरोध को अनदेखा करते हुए जियाओ मिंग उठकर गाड़ी से बाहर निकल गया। उसने सिंबल मास्टर गिल्ड में जाने से पहले कोचमैन को लापरवाही से पैसे दिए। जिद्दी मास्टर, यंग हुआनहुआन ने बड़बड़ाते हुए महसूस किया कि उसका विरोध निराशाजनक था। उसने निराशा में अपना पैर पटका और अनिच्छा से उसका पीछा किया। सिंबल मास्टर गिल्ड सिंबल मास्टर्स के लिए एक सभा स्थल था जो ग्रेट यान साम्राज्य के हर प्रमुख शहर में मौजूद था। ये गिल्ड अपने अपने शहरों में शीर्ष गुटों में से थे।
सिंबल मास्टर्स एक ऐसी प्रणाली से संबंधित थे जो तियानजुवान महाद्वीप पर प्रचलित युआन पावर खेती से अलग थी। यह मानसिक खेती प्रणाली सिंबल पूर्वज से उत्पन्न हुई थी, जो एक प्राचीन व्यक्ति था जो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से आया था। नतीजतन इस प्रणाली में अपार संभावित मूल्य था। सिंबल मास्टर्स अपनी मानसिक ऊर्जा की खेती करते थे और इसका इस्तेमाल हमले के साधन के रूप में करते थे, वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए या अपने दुश्मनों को गुप्त वार करने के लिए करते थे। वे अपनी मानसिक ऊर्जा को सीधे हमले के लिए तीखे हथियारों में भी बदल सकते थे, लेकिन इसके लिए विशेष मानसिक तकनीक सीखने की आवश्यकता थी। वे डूक्यूई महाद्वीप के कीमियागरों के आत्मा कौशल के समान थे। हालांकि प्रतीक मास्टर वस्तुओं को अंकित करने में कुशल थे। एक प्रतीक मास्टर स्वर्ग और पृथ्वी से युआन शक्ति को विशेष रहस्यमय प्रतीकों में संघनित कर सकता था। इन प्रतीकों को तब वस्तुओं पर अंकित किया जा सकता था। प्रत्येक प्रतीक की अपनी अनूठी संरचना के कारण अलग अलग क्षमताएं थीं। प्रतीक मास्टर्स के लिए रैंकिंग प्रणाली युआन पावर साधना की तुलना में अधिक जटिल थी। शुरू में सील प्रतीक मास्टर्स के 5 चरण थे, उसके बाद आत्मा प्रतीक मास्टर्स के 3 चरण निम्न, मध्यम और उच्च, और फिर स्वर्ग प्रतीक मास्टर्स के लिए 9 सील। निम्नलिखित दिव्य प्रतीक मास्टर के प्रारंभिक और उन्नत चरण क्रमशः गहन जीवन और गहन मृत्यु चरणों के बराबर थे, जबकि प्रतीक ग्रैंड मास्टर में वे संसार और पुनर्जन्म चरणों के बराबर थे। अंत में अंतिम क्षेत्र को दिव्य महल मास्टर कहा जाता था। आमतौर पर सबसे कम सिंबल मास्टर क्षेत्र में भी सांसारिक युआन चरण तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, जो इसे युआन पावर साधना की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण और प्रतिभा निर्भर बनाता है, जो टेम्पर्ड बॉडी स्टेज से शुरू होता है। जियाओ मिंग आत्मा शक्ति के उपयोग में एक विशेषज्ञ था और सिंबल मास्टर सिस्टम में रुचि रखता था। हालांकि यान सिटी के सिंबल मास्टर गिल्ड का दौरा करने का उनका कारण यहाँ एक सिंबल मास्टर की तकनीक सीखना नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा था जो वह चाहता था। दोनों, एक लंबा और एक छोटा, सिंबल मास्टर गिल्ड से ऐसे चले जैसे वे आंगन में अकेले हों। लगभग 15 मिनट चलने के बाद वे आंगन के गहरे हिस्से में पहुंच गए। तभी जियाओ मिंग ने अचानक एक ग्रे टॉवर को देखा जो बहुत दूर नहीं था। ये टॉवर, जिसे सिंबल मास्टर टॉवर के रूप में जाना जाता है, अतीत में कई सिंबल मास्टर्स की मानसिक ऊर्जा द्वारा गढ़ी गई एक रहस्यमय संरचना थी। टॉवर में किसी की मानसिक ऊर्जा को शुद्ध और शुद्ध करने की जादुई क्षमता थी। कई शहर ऐसे टॉवर के लिए प्रतिस्पर्धा भी करेंगे। यह आध्यात्मिक सफाई काफ़ी दिलचस्प है। जैसे ही वे आगे बढ़े और सिंबल मास्टर टॉवर में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत एक शक्तिशाली मानसिक दबाव महसूस किया। इस दबाव का यंग हुआन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, लेकिन जियाओ मिंग के लिए यह एक हल्की हवा से अधिक कुछ नहीं था। टॉवर के स्थान के अंदर मानसिक ऊर्जा की मजबूत लहरें मूर्त रूपों में बदल गईं, जिससे मानसिक ऊर्जा के महासागर के बीच में होने का एहसास हुआ। हालांकि जियाओ मिंग के लिए इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। उसने धीरे से यंग हुआन के सिर को छुआ और उसने तुरंत दबाव को कम होते हुए महसूस किया। पास रहो, जियाओ मिंग ने यंग हुआन की ओर देखते हुए कहा, जिसके गाल निकट संपर्क से थोड़े लाल हो गए थे। मुझे पता है, यंग हुआन ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया, अंदर से थोड़ा शर्मिला महसूस कर रही थी। जियाओ मिंग का रूप युवा और बूढ़े दोनों को आकर्षित कर रहा था। डूक्यूई महाद्वीप पर उनके अनगिनत प्रशंसक थे। यंग हुआन द्वारा बिना किसी प्रतिरोध के उनका शिष्य बनना स्वीकार करना संभवतः कुछ हद तक उनके रूप रंग से प्रभावित था। बेशक वे अभी एक दूसरे को जान रहे थे और अभी तक बहुत परिचित नहीं थे। यह उम्मीद की जानी थी कि एक बार जब वे एक साथ अधिक समय बिताएंगे तो ऐसी शर्म शायद दूर हो जाएगी। इसके बाद जियो मिंग ने यंग हुआन को सिंबल मास्टर टॉवर पर चढ़ना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही समय में वे टॉवर की 9वीं मंजिल पर पहुंच गए। 9वीं मंजिल काफ़ी साधारण थी, जिसका क्षेत्रफल केवल कुछ दर्जन मीटर था। जमीन धूल से ढकी हुई थी, जिससे ये निचली मंजिलों की तुलना में काफ़ी गंदा लग रहा था। ये स्पष्ट था कि इस जगह पर लंबे समय से कोई नहीं आया था। 9वीं मंजिल खाली थी, लेकिन टॉवर की दीवार के प्रत्येक तरफ कई जटिल रेखाएं थीं। इन रेखाओं ने 2 अत्यंत जटिल और प्राचीन प्रतीकों का निर्माण किया। पैतृक प्रतीक के 2 निशान। भले ही वे वास्तविक पैतृक प्रतीक न हों, लेकिन इस तरह के निशान छोड़ने की क्षमता ये दर्शाती है कि सिंबल मास्टर टॉवर की इस मंजिल का निर्माता काफ़ी असाधारण रहा होगा। जियो मिंग ने देखा। पैतृक प्रतीक। यंग हुआन ने शांत होकर उत्सुकता से प्रतीकों पर नज़र डाली। हालांकि उन्हें जल्द ही उनकी जटिलता से चक्कर आने लगा और उन्होंने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। दूसरी ओर जियाओ मिंग ने उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देखा। तियानजुवान महाद्वीप पर प्रतीक गुरु अपने मानसिक ऊर्जा के साथ अपने भाग्य के प्रतीक को संघनित करेंगे। अनगिनत विविधताएं और ग्रेड थे। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली प्रतीक पैतृक प्रतीक थे। ये प्रतीक मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए गए थे, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा संघनित थे। प्रत्येक पैतृक प्रतीक में स्वर्ग को खोलने की शक्ति थी, और जिनके पास एक था वे इस दुनिया के सबसे मजबूत अस्तित्वों में से थे। अध्याय 572, लिन डोंग और किंग टैन।
छोटे महान यान साम्राज्य में दो पैतृक प्रतीक छाप कैसे दिखाई दे सकती हैं? यंग हुआनहुआन ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसका चक्कर कम हो गया था। वह दाओ संप्रदाय के नेता की बेटी के रूप में पैतृक प्रतीकों के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ थी। प्रतीक मास्टर टॉवर के निर्माता ने खुद पैतृक प्रतीकों का पीछा क्यों नहीं किया? उन्हें प्रतीक मास्टर्स के लिए अत्यधिक आकर्षक होना चाहिए, है ना? कौन जानता है, जियोमिंग, जो प्रतीकों का अध्ययन कर रहा था, ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। यंग हुआनहुआन कुछ पल के लिए शब्दों के लिए असमंजस में थी। अगर उसके गुरु को पता नहीं था तो वह इस जगह को इतनी सटीकता से कैसे पा सकता था? छापे गए पैतृक प्रतीकों का ज्यादा उपयोग नहीं होता है ना? उसने इसके बजाय पूछा। वास्तव में वे बहुत उपयोगी नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर की चीजें बहुत उपयोगी हैं। जैसे ही उसने बात की, जियाओमिंग ने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई, जिससे धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति की किरणें निकली जो दीवार पर अंकित पैतृक प्रतीक पर प्रकाश की किरणों की तरह चमक उठीं। प्रकाश की किरणों की रोशनी के साथ दीवार पर अंकित पैतृक प्रतीक ने भी कुछ प्रकाश किरणों को परावर्तित किया। प्रकाश की वे किरणें उनके सामने हवा में मिल गईं, जो एक मानचित्र की तरह दिखने वाली चीज को हल्के से रेखांकित कर रही थीं। क्या ये महान यान साम्राज्य का मानचित्र है? यंग हुआनहुआन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे मानचित्र को देखकर थोड़ा हैरान हुई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी नज़र मानचित्र के एक निश्चित भाग पर केंद्रित हो गई जहां एक चमकदार लाल बिंदु स्थित था। ये पैतृक प्रतीकों के स्थान को इंगित करने वाला मानचित्र है। ऐसा लगता है कि इस टॉवर के मूल निर्माता ने इस मानचित्र पर चिन्हित स्थानों पर पैतृक प्रतीकों को देखा होगा, जियाओमिंग ने शांति से कहा। दो पैतृक प्रतीक, अगर यह जानकारी लीक हो गई तो महान यान साम्राज्य शायद जमीन पर धराशायी हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, मास्टर? यंग हुआनहुआन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और मानसिक मानचित्र की बारीकी से जांच की। महान यान साम्राज्य के भीतर एक लाल बिंदु के अलावा एक और लाल बिंदु मानचित्र पर एक अपरिचित क्षेत्र में स्थित था, संभवतः महान यान साम्राज्य की सीमाओं के बाहर। वैसे, मास्टर, क्या आप जानते हैं कि ये 8 पैतृक प्रतीकों में से कौन से 2 हैं? भक्षण करने वाला पैतृक प्रतीक और वज्रपात करने वाला पैतृक प्रतीक। महान यान साम्राज्य में भक्षण करने वाला पैतृक प्रतीक है। जियाओमिंग वास्तव में नक्शे के बिना 2 पैतृक प्रतीकों के स्थानों को जानता था। हालांकि सटीक निर्देशांक होने से कुछ प्रयास बच गए। उसने विशिष्ट स्थानिक निर्देशांक याद करने के बाद अपना हाथ वापस खींच लिया। मानसिक मानचित्र वापस प्रकाश में विलीन हो गया और फीका पड़ गया। चलो चलें, क्या हम अब भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक को प्राप्त करने जा रहे हैं? यंग हुआनहुआन ने उत्साह से पूछा। उसने पहले कभी पैतृक प्रतीक नहीं देखा था। नहीं, हम पहले कहीं और जाएंगे। कहीं और? क्या ये पैतृक प्रतीक प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? यंग हुआनहुआन को थोड़ी निराशा हुई। हम सिर्फ महान वीरानी पट्टिका के एक पुराने परिचित से मिलने जा रहे हैं। ... महान यान साम्राज्य में किंगयांग टाउन तियानडू प्रांत में यान शहर के पास स्थित एक छोटा शहर था। ये शहर मुख्य रूप से 3 मार्शल परिवारों लिन, लेई और जी का घर था। साथ ही एक मार्शल आर्ट स्कूल भी था जिसे रेजिंग ब्लेड डोजो के नाम से जाना जाता था। किंगयांग टाउन का लिन परिवार बड़े लिन कबीले की एक शाखा थी, जो महान यान साम्राज्य के 8 प्रमुख गुटों में से एक था। हालांकि इस शाखा को अभी तक मुख्य कबीले से आधिकारिक मान्यता नहीं मिली थी। इसकी स्थापना मूल रूप से लिन ज़ेंटियन ने की थी, लेकिन इसकी स्थिति कुछ हद तक अनिश्चित थी। लिन कबीले की कई शाखाएं थीं, लेकिन केवल वे ही जिन्हें कबीले की सभाओं के दौरान आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी, उन्हें आंतरिक घेरे का हिस्सा माना जाता था। किंगयांग टाउन का लिन परिवार एक समय में काफ़ी विकास के दौर में था, लेकिन फिर उन्हें कुचल दिया गया और अंतिम कबीले की सभा में उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उस सभा के दौरान लिन परिवार के सबसे होनहार सदस्य लिन जियाओ को प्रतियोगिता के पहले दौर में ही चौंका देने वाली हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी मुख्य परिवार का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी हार उसके लिए एक कड़वी गोली थी। इस हार ने न केवल किंगयांग टाउन के लिन परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया, बल्कि लिन जियाओ को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके आंतरिक अंगों को उसके प्रतिद्वंद्वी की हिंसक युवान शक्ति ने तबाह कर दिया। परिणामस्वरूप उसका साधना चरण स्वर्गीय युवान चरण से सांसारिक युवान चरण में गिर गया। लिन जियाओ और उसका परिवार अब लिन परिवार के क्षेत्र के सबसे दूर के इलाके में एक छोटी उजाड़ पहाड़ी पर रहता था। वह कभी किंगयांग टाउन के लिन परिवार में परिवार के मुखिया लिन ज़ेंटियन के बाद दूसरे सबसे मजबूत स्वर्गीय युवान चरण के साधक थे। उनके पास परिवार के मुखिया के बाद दूसरे सबसे मजबूत संसाधनों तक पहुंच थी। हालांकि पिछले लिन कबीले की सभा में अपनी हार और स्वर्गीय युवान चरण से गिरने के बाद वह लिन परिवार के आंतरिक जिले से बाहर चले गए और अपने परिवार को पहाड़ों में एकांत में रहने के लिए ले गए। सुबह के शुरुआती घंटों में एक घने कोहरे ने एक उजाड़ पहाड़ी को घेर लिया, जिसने सब कुछ धुंधली सफ़ेद धुंध में ढक दिया। हफ हफ, पहाड़ी की चोटी के पीछे घने जंगल से अचानक तेज सांस लेने की आवाज़ें गूंजने लगीं।
जंगल के भीतर एक खुले मैदान में अगर कोई करीब से देखे तो उसे एक मोटी पेड़ की टहनी से लटकी हुई एक छोटी सी आकृति दिखाई देगी। एक लड़का कठोर व्यायाम कर रहा था, अपनी भुजाओं की ताकत से बार बार अपने शरीर को ऊपर नीचे कर रहा था। इस असामान्य व्यायाम मुद्रा में उसके शरीर की हर मांसपेशी का इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा उसने अपनी भुजाओं और टखनों के चारों ओर कई भारी लोहे के ब्लॉक बांध रखे थे, जिनकी सतह पसीने से भीगी हुई थी जो उसके कपड़ों में फैल रही थी। खुले मैदान के किनारे एक छोटी लड़की खड़ी थी, जो साधारण और हल्के रंग के कपड़े पहने हुए थी। उसकी विशेषताएं नाजुक और आकर्षक थीं, उसकी त्वचा ताज़ी गिरी हुई बर्फ की तरह गोरी थी। उसके लंबे बाल चमकीले चांदी के रंग के थे, जो उसकी शहद के रंग की आंखों के साथ बिल्कुल विपरीत थे। हालांकि लड़की काफ़ी छोटी थी, उसका छोटा चेहरा काफ़ी विस्तृत था और उसकी बड़ी आंखें चमक रही थीं, जिससे वह बेहद प्यारी लग रही थी। वह लड़के को अपनी आंखों से व्यायाम करते हुए देख रही थी। अचानक उसका चीनी मिट्टी जैसा चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसके शरीर से ठंडी हवा के पतले झोंके रिसने लगे। इससे पास की जमीन पर छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे। ओह नहीं, किंग टैन की ठंडी हवा फिर से भड़क गई है। लिन डोंग, जो अपनी ट्रेनिंग के बीच में था, ठंडी हवा की लहरों को महसूस कर रहा था और कांप रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि किंग टैन अपने होंठ काट रही थी। उसका छोटा शरीर बेकाबू होकर हिल रहा था और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। ये नज़ारा देखकर लिन डोंग के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। मैं पिताजी को बुलाऊंगी, लिन डोंग किंग टैन के पास भागी। मत जाओ, किंग टैन ने यह सुनते ही जल्दी से लिन डोंग की आस्तीन पकड़ ली। तुरंत ठंडी हवा ने उसकी आस्तीन पर बर्फ की एक पतली परत बना दी। ये बेकार है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। वह बचपन से ही अक्सर इस ठंडी ठंड से पीड़ित रही थी। एक निश्चित समय के बाद उसके शरीर के भीतर से एक अत्यंत सघन ठंडी हवा फूटती। इस ठंड के प्रभाव में उसके अंदर अत्यधिक दर्द होता। हालांकि उनके पिता लिन जियाओ भी उसकी स्थिति को कम करने का कोई उपाय नहीं खोज पाए। उन्होंने एक बार युआन पावर का उपयोग करके ठंड को बलपूर्वक बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उन्हें अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी ठंड से छुटकारा पाने के लिए लगभग आधा महीना बिस्तर पर बिताना पड़ा। इसलिए हर बार जब उसके शरीर में ठंड भड़कती तो वे असहाय होकर केवल देखते रह जाते कि किंग टैन कैसे तड़पता रहता, जबकि उनके दिल अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाते। लिन डोंग ने किंग टैन की बातों को नज़रअंदाज किया और तेजी से एक निश्चित दिशा में भाग गया। किंग टैन, जो दर्द में था, उसे रोक नहीं सका और केवल असहाय होकर उसे घने जंगल में गायब होते हुए देख सकता था। 1 मिनट बाद जंगल में पदचाप सुनाई दी। किंग टैन ने दर्द सहा और ऊपर देखा, लेकिन अपने माता पिता को देखने के बजाय उसने एक युवक को एक छोटी लड़की के साथ देखा। मास्टर, ये बहन बहुत दर्द में लग रही है। अध्याय 573 पैतृक पत्थर। जब छोटी लड़की बोल रही थी, किंग टैन का शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। ये ठंडी ठंड का प्रकोप सामान्य से अधिक तीव्र लग रहा था। बहुत ठंड, बहुत ठंड। किंग टैन जमीन पर सिकुड़ी हुई थी। उसका पीला चेहरा दर्द से रंगा हुआ था। उसके बालों में बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसे उठाया जा रहा है और एक बड़े हाथ ने उसके छोटे सिर को ढक लिया। वह केवल हथेली से एक गर्म प्रवाह महसूस कर सकती थी और उसके शरीर को ढंकने वाली ठंड इस गर्मी के निष्कासन के तहत जल्दी से दूर हो गई। बहुत गर्मी लग रही है। किंग टैन के चेहरे पर खुशी का एक संकेत दिखाई दिया, क्योंकि उसने आराम से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अनजाने में हाथ को गले लगा लिया, धीरे से अपना छोटा सिर हिलाया और यहाँ तक कि अपने नर्म गाल को गर्म हथेली से रगड़ा। किंग टैन। अचानक घने जंगल से एक आवाज़ गूंजी और एक और आदमी अचानक बाहर निकल आया। हालांकि अपने सामने का दृश्य देखकर उसके कदम रुक गए और वह हैरानी से वहीं खड़ा रहा। वह आदमी 30 या 40 साल का लग रहा था और उसका शरीर कुछ दुबला पतला था। उसकी भौहों में तीक्ष्णता का आभास था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तरह की चोट लगी है, क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था, जो आंशिक रूप से इस तीखेपन को छिपा रहा था। उस आदमी के दिखने के बाद लिन डोंग और एक महिला भी जंगल से बाहर भागी। लिन डोंग के साथ आई महिला ने साधारण कपड़े पहने हुए थे और वह 30 साल की लग रही थी। उसके चेहरे के भाव नाजुक थे, जिससे एक सौम्य और मुलायम आभा निकल रही थी। किंग टैन। ये दृश्य देखकर महिला हैरानी से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। किंग टैन चौंक कर जाग गई और जब उसने ऊपर देखा तो उसने एक सुंदर युवक को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और वह उसे देख रहा था। युवक का हाथ उसने पकड़ रखा था। तुरंत ही किंग टैन के गालों पर हल्की लाली आ गई और बिना ज्यादा सोचे समझे वह जल्दी से उठकर उस महिला की ओर दौड़ी और आखिरकार खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। माँ। महिला ने किंग टैन की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उसे ठंड के प्रकोप के कोई संकेत नहीं मिले। फिर उसने लिन डोंग की ओर देखा। किंग टैन को अभी अभी ठंड लग गई है। लिन डोंग भी इस समय कुछ हैरान था। यह उस युवा मास्टर ने ही किया होगा जिसने किंग टैन की मदद की होगी। दुबले पतले आदमी ने तर्क दिया और 4 लोगों का परिवार उसके पास आया।
दुबले पतले आदमी ने सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़े और कहा, ये युवा मास्टर, मैं बच्चे का पिता हूँ, लिन जियाओ। मेरे बच्चे को अभी अभी ठंड लग गई है। मुझे युवा मास्टर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने मदद की। क्या मैं जान सकता हूँ कि युवा मास्टर को कैसे संबोधित किया जाए? इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक छोटा सा प्रयास है। जहाँ तक मेरे नाम की बात है, मैं जियाओ मिंग हूँ। श्री जियाओ, और यह युवती कौन है? लिन जियाओ ने यंग हुआनहुआन की ओर देखते हुए पूछा। मेरी शिष्या, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैं समझ गया, तो वह श्री जियाओ की प्रिय शिष्या है। क्या श्री जियाओ और उनके शिष्य हमारे लिन परिवार की पिछली पहाड़ी में किसी से मिलने आए थे? नहीं, हम यहाँ आपके लिन परिवार से संबंधित किसी काम से आए हैं। हम अपने रास्ते पर चलेंगे। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और यंग हुआनहुआन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे लिन डोंग और उसकी मां के पास से गुजरे तो जियाओ मिंग अचानक रुक गया और लिन डोंग के चेहरे पर एक जिज्ञासु नजर डाली। तुम्हारा नाम क्या है? यंग हुआनहुआन, जो करीब से पीछा कर रही थी, ने यह सुनकर लिन डोंग को एक अजीब नज़र से देखा। ये बच्चा बहुत साधारण लग रहा था, तो उसके गुरु ने अचानक उसका नाम क्यों पूछा? क्या उसमें कुछ खास बात होगी? हालांकि करीब से देखने पर वह कुछ भी असामान्य नहीं देख पाए। जियाओ मिंग की तीव्र निगाहों के नीचे लिन डोंग थोड़ा घबरा गया और जल्दी से कृतज्ञता में झुक गया। मेरा नाम लिन डोंग है। मेरी बहन को बचाने के लिए बड़े भाई का शुक्रिया। लिन डोंग। जियाओ मिंग ने अपने सामने खड़े लड़के को देखा और अपने दिल में एक अजीब सी सनसनी महसूस की। उसने ऐसी परिस्थितियों में तियानजुआन महाद्वीप से प्लेन के बच्चे से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी उसका कोई इरादा नहीं था कि वह कोई कार्रवाई करे। उसने बस सिर हिलाया और फिर यंग हुआनहुआन के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। लिन जियाओ ने देखा कि जियाओ मिंग और यंग हुआनहुआन पहाड़ की धुंध में गायब हो गए। उसके होठों पर हल्की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह किंग टैन के पास गया और अपनी बेटी के छोटे से सिर को धीरे से थपथपाया। ये देखकर राहत मिली कि ठंड अभी भी नहीं भड़की थी। किंग टैन, मिस्टर जियाओ ने तुम्हारे साथ पहले क्या किया था? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बड़े भाई ने अभी अभी किंग टैन के सिर पर अपना हाथ रखा है। उसका हाथ बहुत गर्म था, स्टोव की तरह, लेकिन उतना गर्म नहीं। किंग टैन को यह बहुत पसंद आया। ये गर्म और आरामदायक था, किंग टैन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। क्या ऐसा है? लिन जियाओ गहरी सोच में पड़ गया। इतनी सरल क्रिया किंग टैन की ठंड को दबा सकती थी। ऐसे व्यक्ति की ताकत भयानक होनी चाहिए। अपने लिन परिवार की पिछली पहाड़ियों में इतनी मजबूत आकृति का अचानक प्रकट होना उसे आश्चर्यचकित कर गया कि यह आशीर्वाद था या अभिशाप। लिन डोंग ने उस दिशा में वापस देखा जहां जियाओ मिंग और यंग हुआनहुआन गायब हो गए थे। पिता की ओर मुड़ते ही उसकी चमकीली आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। पिताजी, ये राहत की बात है कि किंग टैन की ठंड फिर से नहीं भड़की। आप इस बात से दुखी क्यों लग रहे हैं? इसके अलावा वह बड़ा भाई किंग टैन को बचाने के लिए तैयार था। वह एक अच्छा इंसान लग रहा था। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उसे पसंद नहीं करते? जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। लिन जियाओ ने अपने बेटे के सिर को धीरे से थपथपाया। उसकी सावधानी को समझाना नहीं चाहता था। हालांकि जियाओ मिंग का आना अप्रत्याशित था, लेकिन उसने कुछ भी नुकसानदेह नहीं किया था। वास्तव में उसने उनकी मदद की थी। अब उसके बारे में बुरा बोलना अनुचित लग रहा था। लेकिन किंग टैन की ठंड फिर से भड़क सकती है न? लिन डोंग ने बड़बड़ाया। हालांकि किंग टैन उसकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन वह उसकी बहुत परवाह करता था। अब जब एक दयालु व्यक्ति जो उसकी ठंड को दबा सकता था प्रकट हो गया था, तो उसके पिता ने उससे और बात क्यों नहीं की? शायद वे किंग टैन की बीमारी का स्थायी इलाज ढूंढ सकें। लिन जियाओ अपने बेटे की बातें सुनकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। उस लड़के ने वास्तव में मास्टर से सवाल करने की हिम्मत की, भले ही मास्टर ने उनकी मदद की हो। यंग हुआनहुआन जियाओ मिंग के बगल में चला गया, हाल की घटनाओं को याद करते हुए और कुछ हद तक क्रोधित महसूस करते हुए। ये सिर्फ मानव स्वभाव है, जियाओ मिंग ने शांति से उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था कि इसे कोई परेशानी नहीं है। यंग हुआनहुआन इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं था और आगे बोला, और वे दो बच्चे वास्तव में मास्टर को बड़ा भाई कहते थे। वे मुझसे ज्यादा बड़े नहीं लग रहे थे। वे बिना किसी कारण के खुद को मुझसे एक पीढ़ी ऊपर रख रहे हैं। जियाओ मिंग ने उसकी बातों पर ठहाका लगाया। तो तुम्हें उस समय बोल देना चाहिए था। मैंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की। यंग हुआनहुआन ने मुंह बनाया। जियाओ मिंग ने आगे कोई टिप्पणी नहीं की और पहाड़ी की चोटी की ओर चलना जारी रखा। पहाड़ी के पिछले हिस्से में एक पत्थर के रास्ते के अंत तक पहुंचते ही उनके सामने एक खड़ी चट्टान दिखाई दी। हम यहाँ हैं। जियाओ मिंग ने अपने आसपास के वातावरण को देखा। उसकी नज़र चट्टान के किनारे कुछ उभरी हुई चट्टानों पर पड़ी। ये चट्टानें उल्लेखनीय नहीं लग रही थीं, लेकिन वे एक छिपे हुए रास्ते का निर्माण कर रही थीं। यंग हुआनहुआन को ले जाते हुए जियाओ मिंग इस चट्टानी रास्ते पर तब तक चला जब तक वह चट्टान के नीचे नहीं पहुंच गया। उनके सामने कई बड़े पत्थरों के नीचे छिपी एक गुफा दिखाई दी।
गुफा बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थी, जिसके आसपास की उभरी हुई चट्टानें उसे ढक रही थीं। जब तक कोई विशेष रूप से इसकी तलाश नहीं करता, तब तक इसे नोटिस करना लगभग असंभव होता। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होता। जियाओ मिंग गुफा में कूद गया और ठंड की एक लहर ने उसका स्वागत किया, जो बाहर की गर्मी के विपरीत थी। गुफा के अंदर बहुत विशाल नहीं था। गुफा के केंद्र में लगभग 2 से 3 मीटर चौड़े पत्थर के कुंड के अलावा कुछ भी विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं था। पत्थर के कुंड के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह साफ पारदर्शी पानी से भरा हुआ था। पानी की सतह के ऊपर एक हल्की ठंड लटकी हुई थी। यहाँ कुछ खास नहीं लगता। यंग हुआनहुआन को जियाओ मिंग ने नीचे बिठाया और उत्सुकता से गुफा के चारों ओर देखा। जियो मिंग ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन गुफा की छत की ओर देखा। उसने एक छिपी हुई दरार में कुछ देखा और एक हल्के इशारे से वस्तु उसकी हथेली में उड़ गई। जिस वस्तु पर विचार किया जा रहा था वह एक हल्के राख के रंग का पत्थर का टुकड़ा था, जो लगभग 2 अंगुलियों के बराबर था। जब जियो मिंग ने इसे अपने हाथ में पकड़ा तो यह अजीब तरह से नरम लगा, बिल्कुल पत्थर जैसा नहीं। ये बनावट जैद या लकड़ी से भी अलग थी। ये पत्थर जैसा था, फिर भी पत्थर नहीं, जैद जैसा था, फिर भी जैद नहीं, लकड़ी जैसा था, फिर भी लकड़ी नहीं। ये वस्तु किसी तरह की दुर्लभ वस्तु लग रही थी, फिर भी पहली नज़र में इसमें कोई विशेष गुण नहीं था। ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी। प्राचीन दिव्य वस्तु सूची में दूसरे स्थान पर आने वाली वस्तु पैतृक पत्थर। अध्याय 574, लिटिल मार्टन, अलविदा क्रूर दुनिया। पैतृक पत्थर। यंग हुआनहुआन ने चौंक कर कहा, उसकी आंखें जियाओ मिंग के हाथ में पत्थर पर केंद्रित थीं। पत्थर के हर इंच पर हल्के से दिखने वाले जटिल पैटर्न और रहस्यमयी प्रतीक थे। ये वास्तव में एक रहस्यमयी पत्थर का ताबीज था। ये पैतृक पत्थर था, लेकिन इतनी दूर और छिपी हुई जगह पर ऐसी दिव्य वस्तु क्यों दिखाई देगी? अगर कोई आश्चर्य करे कि क्यों, तो जियाओ मिंग के पास अपने अनुमान थे। प्राचीन समय में 2 व्यक्तियों ने इस विमान के आयाम भ्रूण पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं। एक यिमो सम्राट था और दूसरा प्रतीक पूर्वज था। सुदूर अतीत में बाहरी क्षेत्र से यिमो सम्राट और महान हजार दुनिया से प्रतीक पूर्वज दोनों ने तियानजुवान महाद्वीप में एक आयाम भ्रूण के अस्तित्व की खोज की थी। परिणामस्वरूप वे प्रत्येक इस विमान पर उतरे, लेकिन उनके अलग अलग रुख के कारण उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए। प्रतीक पूर्वज का दृष्टिकोण नर्म था, जबकि यिमो सम्राट का दृष्टिकोण अधिक आक्रामक था, जो इस विमान को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा था। यिमो कबीले के आक्रमण का विरोध करने के लिए तियानजुवान महाद्वीप की आत्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी से मूल शक्ति एकत्र की और 8 पैतृक प्रतीकों का निर्माण किया। इन पैतृक प्रतीकों में यिमो के विरुद्ध दुर्जय निरोधक क्षमताएं थीं। इस दौरान महान हजार दुनिया के प्रतीक पूर्वज ने स्वर्ग के मार्ग का अनुसरण करने का विकल्प चुना और यिमो आक्रमण का विरोध करने में तियानजुवान महाद्वीप की सहायता की। प्राचीन दिव्य वस्तु सूची में दूसरे स्थान पर स्थित पैतृक पत्थर इन परिस्थितियों में प्रतीक पूर्वज द्वारा स्वयं बनाया गया था। इसमें यिमो के विरुद्ध शक्तिशाली शुद्धिकरण क्षमताएं थीं। इसके अलावा प्रतीक पूर्वज ने पैतृक पत्थर का निर्माण 8 पैतृक प्रतीकों की शक्ति को संतुलित करने और यिमो सम्राट का मुकाबला करने के लिए किया था। महान विश्व युद्ध के अंत में प्रतीक पूर्वज ने यिमो सम्राट को दूर करने के लिए अपने पुनर्जन्म को प्रज्वलित किया। इसने प्राचीन युद्ध के समापन को चिन्हित किया, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यद्यपि तियानजुवान महाद्वीप विजयी हुआ, लेकिन वे यिमो को पूरी तरह से मिटाने में असमर्थ रहे, जिसके परिणामस्वरूप दूसरा महान विश्व युद्ध हुआ। युद्ध के बाद पैतृक पत्थर की आत्मा गंभीर चोटों के कारण गहरी नींद में चली गई और उसका ठिकाना अनिश्चित हो गया। पैतृक पत्थर का अंतिम ज्ञात धारक स्वर्गीय राक्षसी मार्टन जनजाति का युवा गुरु था। दुर्भाग्य से पैतृक पत्थर रखने के कारण यिमो ने उसका पीछा किया और अंत में पत्थर के ताबीज में उसकी राक्षसी आत्मा का केवल एक छोटा सा अंश ही बचा था। इसके बाद पैतृक पत्थर किसी तरह यहाँ आ गया। जियाओ मिंग को संदेह था कि पैतृक पत्थर की इतनी दूर की जगह पर उपस्थिति संभवतः प्लेन स्पिरिट द्वारा इस प्लेन के बच्चे लिनडोंग को विकसित करने के लिए बनाई गई थी। मूल कहानी में लिनडोंग मात्र 10 वर्षों में प्रारंभिक टेम्पर्ड बॉडी स्टेज से पैतृक स्टेज तक आगे बढ़ गया। सफलता की ये दर किसी भी व्यक्ति के लिए हैरान करने वाली थी जिसने इसे देखा। ऐसी उपलब्धि को केवल प्रतिभा से नहीं समझाया जा सकता। अगर कोई जियाओ मिंग को बताए कि प्लेन स्पिरिट किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करती है, तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। पैतृक पत्थर को यहाँ लापरवाही से रखे जाने के कारण लिनडोंग हर कुछ दिनों में इसके लिंग लिक्विड में भिगो जाता था। इससे निस्संदेह उसकी क्षमता अकल्पनीय सीमा तक बढ़ गई, बिना उसे एहसास हुए भी। बेशक प्लेन स्पिरिट के लिए इस तरह की तरकीबें अपनाना सामान्य बात थी। अगर यह एक मजबूत विशेषज्ञ को विकसित करने में विफल रहा, तो भविष्य में इसका भयानक हश्र होना तय था। जियाओ मिंग की राय में भले ही प्लेन स्पिरिट में आत्म जागरूकता की कमी दिखाई दे, लेकिन वास्तव में ये काफ़ी चालाक थी।
अतीत में प्रतीक पूर्वज सफलता की तलाश में तियानजुवान महाद्वीप में आया था और उसे यिमो सम्राट से खूनी लड़ाई में उलझा दिया गया था, जिसमें उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और इस प्रक्रिया में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बाद में दूसरे महान विश्व युद्ध के दौरान भी हालांकि प्लेन स्पिरिट ने लिनडोंग की खेती की, लेकिन ये बहुत अंत तक नहीं था जब वे हारने वाले थे कि प्लेन स्पिरिट उसके साथ विलीन हो गई। इससे ये देखा जा सकता है कि आयाम ब्लून परिष्कृत होने के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी था। ये लिनडोंग जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी चुनौतीपूर्ण था जो विमान का बच्चा था, और बाहरी लोगों के लिए यह और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। प्रतीक पूर्वज का दुखद भाग्य इसका एक प्रमुख उदाहरण था। उस समय प्रतीक पूर्वज की ताकत लिनडोंग की पूर्वज अवस्था में प्रवेश करने पर अंतिम ताकत से कम नहीं थी। अगर उसके पास आयाम ब्लून होता तो यिमो सम्राट का बहुत पहले ही सफाया हो चुका होता। इस प्रकार बाद की कई जटिलताओं से बचा जा सकता था। इसके अलावा वर्तमान में जियाओ मिंग को विश्वास नहीं था कि तियानजुवान महाद्वीप पर उसका आगमन प्लेन स्पिरिट द्वारा अनदेखा किया गया था। अगर प्लेन स्पिरिट अभी उसे आयाम ब्लून सौंप दे तो वह तुरंत यिमो सम्राट को नष्ट करने के लिए निकल सकता था। इस प्रकार तियानजुवान महाद्वीप को परेशान करने वाले संकट को समाप्त कर सकता था। हालांकि उसने प्लेन स्पिरिट से किसी भी तरह का संचार या बातचीत महसूस नहीं की थी। अगर तुम मुझसे सावधान रहने वाले हो तो मुझे किसी साधन का सहारा लेने के लिए दोष मत दो। मैं आयाम ब्लून प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। जियाओ मिंग की उंगलियों ने छोटे पत्थर को धीरे से सहलाया और उसने खुद से कहा। फिर उसने आवाज लगाई, वीरानी, क्या तुम बाहर आकर अपने पुराने दोस्त का अभिवादन नहीं करना चाहते? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पीली रोशनी का एक कण संघनित होकर धीरे धीरे फैल गया। महान वीरानी की आत्मा धीरे धीरे उभरी। अफसोस, इसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। इसकी आत्मा अभी तक नहीं जागी है। गोली की आत्मा ने जियाओ मिंग के हाथ में 2 उंगलियों के आकार के पत्थर को देखा और आह भरी। अचानक गोली की आत्मा ने कुछ नोटिस किया। मास्टर, ऐसा लगता है कि पैतृक पत्थर के अंदर एक चूहा है। वास्तव में है। पैतृक पत्थर के अंदर, जिसे जियाओ मिंग ने पकड़ा हुआ था, एक छोटा हथेली के आकार का नेवला जैसा प्राणी, बर्फीला सफेद, इस समय कांप रहा था। वह अपने मन में उन्मत्त होकर चिल्ला रहा था, ओह माय, इतनी शक्तिशाली आकृति इतनी दूर की जगह पर क्यों आएगी? उस आत्मा की आभा का एक झोंका ही मेरा दम घोंटने के लिए पर्याप्त है। मास्टर की तो बात ही छोड़िए। रुको, वे एक चूहे के बारे में बात कर रहे हैं। लानत है, वे मेरे बारे में बात नहीं कर सकते हैं न। मैं स्पष्ट रूप से एक स्वर्गीय राक्षसी माटन हूँ। वे जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे। सिसकियाँ, सिसकियाँ, सिसकियाँ। हाय रे, मैं मरने जा रहा हूँ। मैंने अभी तक अपना बदला भी नहीं लिया है। क्या अभी भी समय है कि मैं बाहर जाकर दया की भीख मांगूं? क्या वे मुझे छोड़ देंगे? ये छोटा सा साथी पत्थर के ताबीज के भीतर खुद से ही बड़बड़ा रहा था। अपने मन में वह खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी उपस्थिति को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे यह एहसास नहीं था कि उसके जंगली विचारों के कारण होने वाले अनियमित मानसिक उतार चढ़ाव ने ही जियाओ मिंग और टैबलेट आत्मा का ध्यान आकर्षित किया था। तो यह एक स्वर्गीय राक्षसी मार्टिन की राक्षसी आत्मा है। क्या मनुष्यों के लिए ऐसी आत्माओं को खाना फायदेमंद नहीं है? क्यों न हुआन लड़की को इसे आजमाने दिया जाए? चूंकि इस स्वर्गीय राक्षसी मार्टिन की राक्षसी आत्मा काफी कमजोर है, इसलिए उसे इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए, महान वीरानी टैबलेट ने हंसते हुए कहा। एक स्वर्गीय राक्षसी मार्टिन। ये सुनते ही यंग हुआन की आंखें तुरंत चमक उठीं। स्वर्गीय राक्षसी मार्टिन अधिपति जनजातियों में से एक थी। अगर वह इस आत्मा को खा सकती है तो लाभ कम नहीं होंगे। यह आत्मा इतनी निर्दयी क्यों है? मैं खत्म हो गया। पैतृक पत्थर के अंदर छोटे मार्टिन ने महान विनाश की गोली का सुझाव सुना और महसूस किया कि जैसे दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी, जिससे उसके अंग कमजोर हो रहे थे। रहने दो, इस छोटी राक्षसी आत्मा को खाने से कोई वास्तविक लाभ नहीं है। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी नज़र में अधिकांश राक्षसी जानवरों का कोई अधिकार नहीं था। उसने और जियान ने डूक्यू महाद्वीप में बहुत सारे जादुई जानवरों को लूटा था। हालांकि उसने फिर भी इस छोटे मार्टिन को छोड़ दिया। ठीक है, तो यंग हुआन बहुत निराश नहीं थी। वह जानती थी कि उसका गुरु शक्तिशाली था। अगर उसे किसी राक्षसी आत्मा की जरूरत होती तो उसके लिए उसे ढूंढना आसान होता। हुआन, तुम टेम्पर्ड बॉडी 9वीं परत तक पहुंच चुके हो, है न? जब तुम सांसारिक युवान चरण में प्रवेश करोगे तब वीरानी तुम्हारे रक्षक के रूप में कार्य करेगी। मैं इस बीच पैतृक पत्थर की संरचना का अध्ययन करूंगा। टेम्पर्ड बॉडी 9वीं परत एक अत्यंत थका देने वाला चरण था, क्योंकि इसमें व्यक्ति के भौतिक शरीर की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती थी ताकि उसे धीरे धीरे मजबूत किया जा सके। हालांकि अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की इस प्रक्रिया ने शरीर के भीतर की क्षमता को भी निचोड़ दिया। यदि इस क्षमता को बाद में फिर से नहीं भरा गया तो शरीर को अत्यधिक परिश्रम से नुकसान हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप चोट लग सकती है। यह न केवल साधना में बाधा होगी, बल्कि शरीर लगातार चोट की स्थिति में भी रहेगा, जो लाभ की बजाय नुकसान पहुंचाएगा।
इसलिए टेम्पर्ड बॉडी स्टेज के दौरान शरीर को पूरक करने के लिए विभिन्न पौष्टिक अमृत का सेवन करना आवश्यक था। दूसरे शब्दों में, ये चरण संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करता था, जो जियाओ मिंग के पास प्रचुर मात्रा में था। जियाओ मिंग के मार्गदर्शन में यंग हुआनहुआन की प्रगति उल्लेखनीय रूप से तेज थी और वह अब एक सफलता के लिए तैयार थी। उनमें से किसी को भी उसकी व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी। ये देखकर कि यंग हुआनहुआन आगे बढ़ने लगी थी, जियाओ मिंग ने अपना ध्यान उससे हटा लिया और फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग पैतृक पत्थर की संरचना का पता लगाने के लिए किया। इसकी संरचना को समझते हुए उसके दिमाग में असंख्य गहन ज्ञान गूंजने लगे। प्रतीक मास्टर पेशे के बारे में उनकी समझ भी तेजी से बढ़ रही थी, एक ऐसी गति से जिसे सामान्य लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होगा। अध्याय 575 महान हजार दुनिया के लिए मार्गदर्शक। उस शाम बाद में जियाओ मिंग और यंग हुआनहुआन धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरे। बाद वाले की आभा अभी भी कुछ हद तक अस्थिर थी। मास्टर, आपने पैतृक पत्थर को फिर से क्यों रखा? ये प्राचीन दिव्य वस्तु सूची में दूसरे स्थान पर है। क्या आप वास्तव में इसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? यंग हुआनहुआन का चेहरा परेशानी से भर गया था। ये कितना बेकार है। उसका यह मास्टर वास्तव में बहुत ज्यादा खर्चीला था। अगर उसे यह नहीं चाहिए था तो वह उसे दे सकता था। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। पैतृक पत्थर संगतता पर बहुत जोर देता है। अगर संगतता ज्यादा नहीं है तो इसे लेना ज्यादा काम का नहीं होगा, जियाओ मिंग ने उदासीनता से कहा। पैतृक पत्थर उसके लिए किसी काम का नहीं था और इसी तरह ये यंग हुआनहुआन के लिए भी ज्यादा काम का नहीं होगा। इसके अलावा उसने पैतृक पत्थर का अध्ययन करके प्रतीक गुरु के पेशे की गहरी समझ हासिल की, जो प्रतीक पूर्वज के विचारों की परिणति थी। अगर वह चाहे तो अंततः अपना खुद का पैतृक पत्थर बना सकता था। इसलिए उसने इसे वापस रखने का फैसला किया। यंग हुआनहुआन ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। भले ही उनकी अनुकूलता अधिक न हो, लेकिन वह इसे पीछे छोड़ने के बजाय किसी और को कोशिश करने दे सकता था, है न? क्या उसे यहाँ मनमौजी नहीं होना चाहिए था? उसके गुरु की हरकतें उसकी हरकतों से भी ज्यादा मनमौजी क्यों लग रही थीं? विचारों में खोई हुई लेकिन अपने कदम जारी रखते हुए यंग हुआनहुआन ने चट्टान की चोटी से नीचे जियाओ मिंग का पीछा किया। जब तक वे पहाड़ी के बीच में पहुंचे तब तक उन्हें कुछ जाने पहचाने चेहरे मिल चुके थे। बड़े भाई, आप पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं। जियाओ मिंग और यंग हुआनहुआन ने आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा कि वे पहले जिस युवा लड़के से मिले थे, लिन डोंग। वह प्रशिक्षण के कपड़े पहने हुए था और अपने पिता लिन जियाओ के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, जबकि किंग टेन कुछ ही दूरी पर बैठा था। जियाओ मिंग और यंग हुआनहुआन को देखते ही पिता और पुत्र की जोड़ी ने अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस बंद कर दी और किंग टेन जल्दी से उनके पास भागा। मिस्टर जियाओ, क्या आपको वह मिल गया जिसकी आपको तलाश थी? लिन जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। सौभाग्य से मुझे मिल गया, जियाओ मिंग ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। उस स्थिति में मैं श्री जियाओ को बधाई देना चाहूँगा। वैसे श्री जियाओ, आपने आज सुबह मदद का हाथ बढ़ाया और मुझे आपको ठीक से धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। कृपया मेरे विनम्र निवास पर आएं। मैं आपके सम्मान में एक छोटा सा भोज आयोजित करना चाहूँगा। जियाओ मिंग लिन जियाओ के स्वर में अचानक आई गर्मजोशी से थोड़ा हैरान था। आज सुबह लिन जियाओ इतना सतर्क था मानो वह किसी चोर से बच रहा हो। अब वह अचानक इतना मेहमाननवाज हो गया था। अपने आश्चर्य के बीच जियाओ मिंग ने देखा कि लिन जियाओ किंग टैन की ओर देख रहा था, जिसके गाल लाल हो गए थे और लिन डोंग के चेहरे पर खुशी का भाव था। उसके मन में समझ का एक संकेत था। हालांकि उसने फिर भी निमंत्रण स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। आसमान काला हो रहा है और यह असुविधाजनक हो सकता है। ये ठीक है, आप मेरे साधारण निवास पर रह सकते हैं, श्री जियाओ, लिन जियाओ ने जोर देकर कहा। भाई लिन, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कह दें। लिन जियाओ के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। जब उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था तो दूसरे लोग उनकी चापलूसी करते थे। इसलिए वह लोगों से निपटने में बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके छिपे हुए इरादे इतने पारदर्शी और आसानी से समझ में आ जाएंगे। सच में, अगर उनके पास कोई विकल्प होता तो वह जियाओ मिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं उलझते। हालांकि वह लिन डोंग और उनकी पत्नी की किंग टैन के लिए हार्दिक चिंता का विरोध नहीं कर सके। इसलिए वह काफ़ी समय से इस अपरिहार्य मार्ग पर जियाओ मिंग का इंतजार कर रहे थे। लिन जियाओ ने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए अपना गला साफ किया और आगे कहा, वास्तव में ये हमारी छोटी बेटी किंग टैन के संविधान से संबंधित है। हम एक दूरदराज के इलाके में रहते हैं और हमें उसके अनोखे संविधान के बारे में कोई समझ नहीं है। हमारे पास उसकी स्थिति का इलाज करने के साधन भी नहीं हैं। इसलिए मैं श्री जियाओ से कुछ सहायता मांगना चाहूँगा। किंग टैन की बनावट कैसी है? जियाओ मिंग ने अपना सिर झुकाया और किंग टैन को देखा, उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी याद की। किंग टैन मूल रूप से ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से आई थी। वह अज्ञात परिस्थितियों में एक शिशु के रूप में तियानजुआन महाद्वीप पर पहुंची थी और उसे लिन परिवार ने गोद ले लिया था, जहां उसका नाम किंग टैन रखा गया था।
उसके पास एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली यिन स्वभाव वाली शारीरिक बनावट थी जिसे टर्मिनस डेविल बॉडी के नाम से जाना जाता है। ये टर्मिनस डेविल बॉडी एक अत्यंत प्रभावशाली यिन प्रकृति वाली संरचना थी जो किसी भी यांग ऊर्जा को अपने भीतर मौजूद होने से रोकती थी। इसके अलावा ये शारीरिक संरचना लगातार उसके आसपास की दुनिया से यिन ऊर्जा को अवशोषित करती थी। यिन डैन को संघनित करने के बाद ही वह धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर टर्मिनस डेविल ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती थी। तब तक वह अक्सर इस यिन ऊर्जा के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित रहती थी। यही कारण था कि किंग टैन को समय समय पर ग्रेड 5 यिन ऊर्जा के कारण तीव्र दर्द का अनुभव होता था। हालांकि अगर वह एक दशक से अधिक समय से एकत्रित इस संचित राक्षसी यिन ऊर्जा पर काबू पा लेती तो उसके पास साधना के लिए एक अद्वितीय आधार होता। अगर जियाओ मिंग अभी तक सत्ता में नहीं आया होता तो वह किंग टैन की संरचना को बहुत महत्व देता और शायद उसे अपने संरक्षण में लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप भी करता, जैसा कि उसने उस समय जियाओ यीजियान और किंग लिन के साथ किया था। हालांकि जियाओ मिंग अब किंग टैन की पहचान में ज्यादा दिलचस्पी रखता था, जो कि ग्रेड 1000 वर्ल्ड का व्यक्ति था। किंग टैन के साथ वह बिना किसी चक्कर के सीधे ग्रेड 1000 प्लेन की ओर बढ़ सकता था। जब वह पहले जूकुन और अन्य लोगों के साथ आयामों में भटकता था तो वह कई गलत मोड़ ले चुका था। बेशक किंग टैन के साथ होने या न होने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इसका मतलब सिर्फ एक लंबा रास्ता तय करना होता। लिन जियाओ ये सोचकर कि जियाओ मिंग की चुप्पी ईमानदारी की कमी के कारण थी, उसने अपने होंठ काटे और कहा, मामला सुलझने के बाद मेरे परिवार की सारी संपत्ति मिस्टर जियाओ को सौंपी जा सकती है। यह कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जियाओ को ये बहुत कम नहीं लगेगी। यंग हुआन ये सुनकर लगभग हंस पड़ी। उसके गुरु ने प्राचीन दिव्य वस्तु सूची में दूसरे स्थान पर आने वाली दिव्य वस्तु को लापरवाही से त्याग दिया था। उसे ऐसी किसी चीज की परवाह भी नहीं थी। क्या उसे तुम्हारी छोटी मोटी संपत्ति में दिलचस्पी होगी? सौभाग्य से यंग हुआन को पता था कि मामला काफी गंभीर था, इसलिए उसने खुद को जोर से हंसने से रोक लिया, जिससे दोनों पक्षों के लिए स्थिति अजीब होने से बच गई। भाई लिन, आपने गलत समझा है। जियाओ मिंग ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ किंग टैन के विशेष संविधान के बारे में जानकारी के बारे में सोच रहा था। वास्तव में यह एक शीर्ष स्तरीय यिन स्वभाव वाला शरीर है। ठंड के प्रकोप सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता। लिन जियाओ और उसका परिवार यह सुनकर बहुत खुश हुआ। लिन डोंग, जो विशेष रूप से उत्साहित था, ने पूछा, क्या बिग ब्रदर इस संविधान के मुद्दे को हल कर सकता है? ऐसा करना मुश्किल नहीं है, जियाओ मिंग ने समझाया, यहाँ तक कि इस संविधान को हटाना भी संभव है। हालांकि चूंकि यह एक शीर्ष स्तरीय संविधान है, इसलिए मैं ऐसा करने की सलाह नहीं देता। सही मार्गदर्शन के साथ किंग टैन 1 साल से भी कम समय में शुरुआती युआन डैन चरण तक पहुंच सकता है। इस दुनिया में सबसे मजबूत लोगों में से एक बनना बस समय की बात है। लिन डोंग और लिन जियाओ इस रहस्योद्घाटन से रोमांचित थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि किंग टैन की हालत एक बीमारी है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी महान प्रतिभाशाली थी। 1 साल से भी कम समय में शुरुआती युआन डैन चरण को तोड़ने की अवधारणा क्या थी? उन्होंने जिस सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में सुना था वह मुख्य परिवार से लिन लैंगटियन था। उसने 10 साल की उम्र में साधना शुरू की, 12 साल की उम्र में टेम्पर्ड बॉडी 9वीं परत को तोड़ दिया, 14 साल की उम्र में सांसारिक युआन चरण में प्रवेश किया, 15 साल की उम्र में स्वर्गीय युआन चरण में आगे बढ़ा और 20 साल की उम्र में उसके शरीर में युआन शक्ति ने यिन और यांग का आदान प्रदान किया और आखिरकार एक डैन बनाने में सफल रहा। वह एक काप की तरह छलांग लगाता है जो एक ड्रैगन में बदल जाता है, महान यान साम्राज्य में उन दुर्लभ लोगों में से एक बन जाता है जिसने 30 साल की उम्र से पहले युआन डैन का गठन किया था। ये लिन लैंगटियन था जिसने 10 साल पहले कबीले की सभा में लिन जियाओ को एक ही चाल में हरा दिया। फिर भी किंग टैन ने मात्र 1 साल में ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली जिससे वह उससे कई गुना अधिक प्रतिभाशाली हो गई। भले ही मिस्टर जियाओ के शब्द कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण थे, किंग टैन का संविधान निर्विवाद रूप से असाधारण था। जियाओ मिंग को लिन जियाओ और उसके बेटे की किंग टैन की शुरुआती युआन डैन स्टेज तक इतनी जल्दी पहुंचने की क्षमता में गहरी दिलचस्पी देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। उसने जानबूझकर इस तरह से इसका उल्लेख किया था। लिन डोंग अभी तक शीर्ष पर नहीं पहुंचा था और उनका दृष्टिकोण अभी भी छोटे किंग यान टाउन तक ही सीमित था। उन्हें उच्च साधना चरणों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब किंग टैन ने पिता और बेटे की जोड़ी के चेहरे पर खुशी के भाव देखे तो वह भी मुस्कुराए। हालांकि उसकी मुस्कान उसकी अपनी खुशी के लिए नहीं थी। वास्तव में उसे साधना करना खास पसंद नहीं था। वह सिर्फ इसलिए खुश थी क्योंकि उसका परिवार खुश था। लिन डोंग ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए पूछा, तो क्या बिग ब्रदर किंग टैन को अपना शिष्य बना सकते हैं? वह ये न पूछकर काफी चतुर था कि किंग टैन गुरु कहाँ पा सकता है। आखिरकार अगर वह जगह बहुत दूर होती तो वे क्या करते? इसके बजाय उसने सीधे पूछा कि क्या जियाओ मिंग किंग टैन को अपना शिष्य बना सकता है।
उसे यह अंदेशा था कि उसके सामने खड़ा असाधारण दिखने वाला बड़ा भाई एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था। ये सुनकर जियाओ मिंग ने अवचेतन रूप से अपने बगल में बैठे अपने पहले शिष्य के छोटे से सिर को छुआ। ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ शिष्यों को स्वीकार करने के लिए तियानजुआन महाद्वीप में आया हूँ। अध्याय 576 महान उजाड़ प्रांत की ओर बढ़ते हुए पैतृक प्रतीक को भस्म करते हुए। डोंगर, असभ्य मत बनो। लिन जियाओ ने अपने बेटे को ये देखकर जल्दी से वापस खींच लिया कि वह कितना आवेगपूर्ण व्यवहार कर रहा था। शिष्यों को स्वीकार करना एक ऐसा मामला था जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी, भले ही किंग टेन की प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी। अन्य लोग उसे शिष्य के रूप में लेने के लिए सहमत नहीं हो सकते थे। आखिरकार इस मिस्टर जियाओ ने पहले शिष्य बनाने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। अगर वे यहाँ इंतजार नहीं करते तो वह बस चले जाते। बेशक लिन जियाओ के दिल में भी कुछ उम्मीद थी। अगर किंग टेन का संविधान वास्तव में उतना ही मजबूत था जितना कि उसका वर्णन किया गया था, तो शायद मिस्टर जियाओ इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। जब यंग हुआन ने लिन डोंग के अनुरोध को सुना तो उसके मुंह का कोना फड़क उठा। ये बच्चा वास्तव में ऐसा कहने की हिम्मत करता है ना? फिर उसने किंग टेन को फिर से देखा और पाया कि वह खुद से थोड़ी छोटी थी। हालांकि उसका नाजुक चेहरा पहले से ही काफी परिष्कृत था। उसकी बड़ी चमकती आंखें उसे बहुत प्यारी और मनमोहक बना रही थीं। उसे अचानक लगा कि इतनी छोटी बहन होना इतना बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, एक शिष्य या दो से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किंग टेन को अपना शिष्य बनाने के लिए सहमत हूँ। जियाओ मिंग ने लिन डोंग और लिन जियाओ के आशावादी भावों को देखा और आखिरकार सहमत होने से पहले एक पल के लिए सोचा। आखिरकार उसे अंधेरे के पैतृक प्रतीक के लिए अंधेरे के महल का दौरा करना था। एक अच्छा मौका था कि अंधेरे के महल को किंग टेन में दिलचस्पी होगी और उनकी विरासत से उसका बहुत समय बचेगा। इसके अलावा किंग टेन भी उसे महान हजार तक पहुंचने में मदद कर सकता था। इसके अलावा उसके पास लड़कियों की खेती की देखरेख करने के लिए एक श्रम शक्ति के रूप में महान विनाश की गोली थी। इसलिए यह व्यावहारिक रूप से उसके लिए एक जीत की स्थिति थी। इस विचार के साथ जियाओ मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिता और पुत्र की जोड़ी बेहद उत्साहित थी, उनकी मुस्कान चौड़ी हो रही थी। वह सहमत हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जियाओ वास्तव में सहमत होंगे। जल्दी करो किंग टेन, घुटने टेको और अपने गुरु को अपना सम्मान दो। नहीं, चलो अपने घर वापस चलते हैं और वहां समारोह करते हैं। ये थोड़ा अनुचित लगता है और यहाँ ऐसा करना मिस्टर जियाओ के प्रति अपमानजनक होगा। लिन जियाओ मूल रूप से चाहती थी कि किंग टेन घुटने टेके और औपचारिक रूप से जियाओ मिंग को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करे, लेकिन फिर उसने बेहतर सोचा। इतनी सारी परेशानियों से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह मुझे अपना गुरु स्वीकार करना चाहती है तो वह यही कर सकती है। हालांकि एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे आप सभी को बताना है। मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाली हूँ। अगर किंग टेन मेरी शिष्या बन जाती है तो उसे मेरे साथ जाना होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले इस बारे में ध्यान से सोचें। जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया और फिर उन्हें याद दिलाया। किंग टेन वास्तव में जियाओ मिंग को अपने गुरु के रूप में पूजने की संभावना से काफ़ी खुश थी। उसे बड़े भाई के बारे में अनुकूल धारणा थी जिसने पहले उसे बचाया था। हालांकि अब जब उसे अपना घर छोड़कर उसकी शिष्या बनना था तो उसके नाजुक चेहरे पर झिझक का भाव दिखाई दिया, क्योंकि वह अपने परिवार को छोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। हिचक मत करो किंग टेन, आगे बढ़ो और अपने गुरु को अपना सम्मान दो। जब तुम भविष्य में मजबूत हो जाओगी तो तुम वापस आकर हमसे मिल सकती हो। लिन डोंग की आवाज़ चिंता से भरी हुई थी क्योंकि उसने किंग टेन की निष्क्रियता देखी थी। हिचकने की क्या बात थी? एक बार जब बड़े भाई इस जगह से चले गए तो शायद ऐसा कोई दूसरा मौका न मिले। किंग टेन अपने गुरु का अभिवादन करती है। लिन डोंग के आग्रह पर किंग टेन ने घुटने टेके और सम्मानपूर्वक 3 बार जियो मिंग को प्रणाम किया। तुम उठ सकती हो, ये तुम्हारी वरिष्ठ बहन है। जियो मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी आस्तीन को हिलाकर किंग टेन को धीरे से उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। फिर एक पल सोचने के बाद उसने औषधीय गोलियों की एक बोतल और एक स्टोरेज रिंग निकाली और उन्हें किंग टेन को सौंप दिया। इसे आपके गुरु के रूप में मेरी स्वीकृति का प्रतीक माना जा सकता है। बोतल में 3 औषधीय गोलियां हैं जिनमें से प्रत्येक चोटों को ठीक करने में सक्षम है। भंडारण रिंग के अंदर आपको कुछ खेती के संसाधन और जेब खर्च मिलेंगे, जियाओ मिंग ने समझाया। उसके बाद उसने प्रसन्न लिन डोंग और लिन जियाओ को देखा और यंग हुआन के साथ पहाड़ से नीचे चलना शुरू कर दिया। मैं आपको अलविदा कहने के लिए कुछ समय दूंगा। मैं यहाँ से कुछ दूर पर किंग टेन का इंतजार करूंगा। धन्यवाद मिस्टर जियाओ। लिन जियाओ ने जियाओ मिंग की पीछे हटी हुई आकृति को गहराई से झुकाया। लिन डोंग ने भी अपने पिता की हरकतों की नकल करते हुए ऐसा ही किया। धन्यवाद बड़े भाई। ओह नहीं, धन्यवाद अंकल जियो। उसने जल्दी से खुद को सुधार लिया। वह अब उसे बड़ा भाई नहीं कह सकता था
क्योंकि अब जब किंग टैंग उसका शिष्य बन गया था तो इससे वरिष्ठता गड़बड़ा जाती। जियाओ मिंग को किंग टैंग के उसके पास पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हालांकि उसने जो चीज़ें उसे दी थीं वे पहले ही गायब हो चुकी थीं। उसे यह अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि उसने उन्हें कहाँ छोड़ा था। किंग टैंग काफ़ी उदार था क्योंकि उसने उसे जो उपहार दिए थे वे कोई साधारण वस्तुएं नहीं थीं। गोलियों की बोतल अकेले ही पूर्वज अवस्था से नीचे की चोटों को ठीक कर सकती थी, और भंडारण की अंगूठी में रखी वस्तुएं हालांकि उसके लिए बहुत मूल्यवान नहीं थीं, लेकिन लिन परिवार जैसे छोटे परिवारों के लिए कल्पना से परे एक खजाना थीं। हालांकि जियोमिंग ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। वह ऐसे लोगों की सराहना करता था जो रिश्तों और वफादारी को महत्व देते थे। चलो चलते हैं, यह महान उजाड़ प्रांत की ओर जाने का समय है। महान बंजर भूमि प्राचीन पट्टिका पूरे महान उजाड़ प्रांत में सबसे प्राचीन अस्तित्व थी। जहां तक एक प्राचीन संप्रदाय द्वारा छोड़े गए इस अवशेष की बात है तो अधिकांश लोग इसे लगभग एक किंवदंती मानते थे। आखिरकार उनमें से अधिकांश कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वह प्राचीन संप्रदाय कितना शक्तिशाली था। भले ही महान बंजर भूमि प्राचीन पट्टिका अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में थी, लेकिन कोई भी इसकी मुहर को तोड़ने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि एक निर्वाण चरण का अभ्यासी भी इस दुर्जय मुहर के सामने शक्तिहीन था। यही अंततः कारण था कि यह महान बंजर भूमि प्राचीन पट्टिका महान उजाड़ प्रांत में बनी रह सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी उस मुहर को नहीं तोड़ सकता था। इसके अलावा महान बंजर भूमि प्राचीन पट्टिका के अस्तित्व के कारण महान उजाड़ प्राचीन स्रोत निस्संदेह महान उजाड़ प्रांत और यहाँ तक कि महान यान साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्थल था। हर बार जब महान बंजर भूमि प्राचीन पट्टिका की मुहर कमजोर होती तो ये दुनिया भर से अनगिनत कुलीन अभ्यासियों को आकर्षित करती। यही वह क्षण था जब महान उजाड़ पट्टिका की मुहर कमजोर पड़ने लगी। जब जियाओ मिंग, यंग हुआनहुआन और किंग टैन एक उड़ते हुए बाज पर सवार होकर उस क्षेत्र के किनारे पर पहुंचे जिसे उन्होंने संयोग से पकड़ा था, तो उन्होंने चींटियों की सेना की तरह विशाल मैदान में झुंड में उड़ती अनगिनत आकृतियों को देखा। समय समय पर आकृतियां ऊपर हवा में चमकती हुई दिखाई देती थीं। ये लोग विभिन्न उड़ने वाले माउंट और सोल ट्रेजर पर सवार थे। जैसे ही वे गुजरते इंद्रधनुष की चमक क्षितिज पर दिखाई देती और फिर आकर्षक नीले आकाश को छोटे छोटे सुंदर टुकड़ों में काट देती। यंग हुआनहुआन ने भीड़ को देखते हुए कहा, यहाँ वाकई बहुत चहल पहल है। किंग टैन, जो पहली बार उड़ान का अनुभव कर रही थी, ने उसके बगल में सहमति में अपना छोटा सिर हिलाया। जियाओ मिंग ने दूर से ग्रेट डेसोलेट एंशिएंट सोर्स के आंतरिक क्षेत्रों की ओर देखा। उस क्षेत्र में वह एक अत्यंत अस्पष्ट लेकिन भयावह आभा को महसूस कर सकता था। जाहिर है वह स्थान था जहां ग्रेट वेस्टलैंड्स एंशिएंट टैबलेट स्थित था। यह महान उजाड़ संप्रदाय काफ़ी सभ्य है। वे वास्तव में ऐसी आभा दे सकते हैं। इस तरह के उतार चढ़ाव का आकाश सील करने वाला प्रभाव होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें बाद में नीचे जाकर चलना चाहिए? किंग टैन ने अपनी जीवंत आंखें झपकाईं और पूछा। चिंता मत करो, इस तरह की आभा का विशाल चील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जियोमिंग ने उसे आश्वस्त किया। फिर उसने धीरे से विशाल चील को थपथपाया जिससे वह अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाने लगा और तेजी से महान उजाड़ प्राचीन स्रोत के आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ गया। उसकी आभा के आकस्मिक विमोचन से कोई यह बता सकता था कि विशाल चील की शक्ति वास्तव में निर्वाण चरण में थी। लगभग 1000 मीटर लंबी एक प्राचीन पत्थर की पट्टिका विशाल मैदान के सबसे गहरे क्षेत्र में चुपचाप खड़ी थी। एक असीम और उतार चढ़ाव वाली प्राचीन आभा उसमें से निकली, मानो वह अतीत के उस प्राचीन संप्रदाय की शक्ति को प्रतिध्वनित कर रही हो। उस प्राचीन पट्टिका पर कुछ प्राचीन और बड़े प्रतीक खुदे हुए थे। वे हल्के से दिखाई दे रहे थे। उनसे एक भयानक उतार चढ़ाव निकल रहा था जो आकाश को चीरने के लिए काफ़ी शक्तिशाली लग रहा था। उस उतार चढ़ाव से यह समझ में आ रहा था कि हम कितने छोटे हैं। वह प्राचीन पट्टिका विशाल मैदानों में खड़ी थी और यह स्वर्ग की सीढ़ियों की तरह लग रही थी। ये कठोर लेकिन राजसी, प्राचीन लेकिन उतार चढ़ाव वाला था। इस समय प्राचीन पट्टिका से कुछ ही दूरी पर क्षेत्र में पहले से ही लोगों का एक समूह मौजूद था। सबसे आगे ग्रेट डेसोलेट प्रांत और ग्रेट यान साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के शक्तिशाली गुट थे। वे एक दूसरे से अलग सबसे अच्छे स्थानों पर कब्जा कर चुके थे। अचानक भीड़ में हलचल मच गई। फिर धीरे धीरे आकृतियां उभरने से पहले आसपास की हवा धीरे धीरे फट गई। वे एक ठंडी बर्फीली आभा उत्सर्जित कर रहे थे। वे ग्रेट डेसोलेट प्रांत के 3 प्रमुख गुटों में से एक भयानक कठपुतली पंथ से संबंधित थे। जैसे ही भयानक कठपुतली पंथ समूह आया, उनके चारों ओर एक बड़ा खाली घेरा जल्दी से बन गया। ग्रेट डेसोलेट प्रांत में एक शीर्ष स्तरीय गुट के रूप में उनकी स्थिति और इस तथ्य को देखते हुए कि वे एक स्थानीय तानाशाह थे, किसी भी गुट ने ग्रेट वेस्टलैंड्स प्राचीन पट्टिका के सामने उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं की। उनके आने के कुछ समय बाद अन्य 2 प्रमुख गुट, महान शैतान संप्रदाय और मार्शल एलायंस भी आ गए, जिससे थोड़ी हलचल हुई जो जल्दी ही शांत हो गई। फिर कई लोगों ने ग्रेट वेस्टलैंड्स प्राचीन टैबलेट की ओर देखा, जो सील के कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे।
स्विश। जब अनगिनत लोग प्रत्याशा में इंतजार कर रहे थे तो भीड़ के पीछे से अचानक हवा की एक तेज आवाज आई। फिर कम ऊंचाई और उच्च गति पर चमकती हुई छायाओं के विशाल पैचुड़े, जिससे आश्चर्य की सांसें उठीं। ये 4 महान कुलों के लोग हैं। जैसे ही अनगिनत आंखें शोर की दिशा में मुड़ीं, उन्होंने इंद्रधनुष की चमक की धारियां देखीं, जो मुश्किल से जमीन से उठी थीं, बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ती हुई, अंत में सबसे गहरे क्षेत्र में पहुंच गईं। भले ही किसी को ग्रेट डेसोलेट प्राचीन स्रोत के सबसे गहरे क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ता है, फिर भी एक काफ़ी कुशल अभ्यासी कम ऊंचाई पर उड़ान बनाए रखने में सक्षम होगा। हालांकि यदि कोई वास्तव में आकाश में उड़ना चाहता है तो केवल निर्वाण चरण या उससे ऊपर का अभ्यासी ही ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होगा। इंद्रधनुष की चमक की धारियां तेजी से आईं और फिर अनगिनत आंखों की निगाहों के सामने 4 समूहों में विभाजित हो गईं। प्रत्येक समूह कम ऊंचाई पर मंडरा रहा था और इसमें कई लोग शामिल थे। वास्तव में वे सभी प्रमुख कुलों से हैं और जो लोग पहुंचे हैं वे सभी क्यूई क्रिएशन स्टेज पर हैं। नीचे की भीड़ आश्चर्यचकित थी, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी प्रशंसा पूरी तरह से व्यक्त कर पाते, एक छाया ने अचानक उन्हें ढक लिया। आश्चर्य में उन्होंने आकाश की ओर देखा, केवल एक विशाल चील को आकाश में चक्कर लगाते हुए देखा। एक निर्वाण चरण राक्षसी जानवर। इस दृश्य ने पूरे महान बंजब भूमि प्राचीन स्रोत में हलचल मचा दी। कई लोगों के चेहरे पर भयावह भाव दिखाई दिए। पूरे महान यान साम्राज्य में केवल 5 प्रमुख कुलों में निर्वाण चरण के साधक थे और उनमें से 4 साधारण निर्वाण चरण के साधक थे जो निर्वाण क्लेश से नहीं गुजरे थे। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में निर्वाण चरण के साधक कितने दुर्लभ थे। तो यहाँ एक निर्वाण चरण राक्षसी जानवर क्यों दिखाई देगा? इन लोगों में सबसे शक्तिशाली केवल क्यूई निर्माण चरण पर थे। निर्वाण चरण से 2 चरण नीचे क्यूई प्रकटीकरण चरण द्वारा अलग किया गया। राक्षसी जानवर नीचे आ रहा है। आतंक की चीख तेजी से फैल गई और महान बंजब भूमि प्राचीन पट्टिका के आसपास का पूरा क्षेत्र अचानक अराजक हो गया। भारी भीड़ आगे बढ़ी, हताश होकर क्षेत्र से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। 4 महान कुलों के सदस्य भी जल्दी से जमीन पर उतरे और भीड़ में घुल मिल गए। उन्हें डर था कि उन्हें निशाना बनाया जाएगा। सभी की उम्मीदों के विपरीत राक्षसी जानवर ने भीड़ पर हमला नहीं किया। इसके बजाय यह मैदान के एक हिस्से में उतरा जिसे भागते हुए लोगों ने साफ कर दिया था। कुछ तेज तर्रार व्यक्तियों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि इस विशाल चील का कोई मालिक है। क्या कौन सी दुर्जय आकृति ऐसे उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर को वश में कर सकती थी? बहुत सी आंखें विशाल चील की पीठ पर टिकी थीं, जहां वास्तव में 3 आकृतियां देखी जा सकती थीं। ये तीनों निश्चित रूप से जियाओ मिंग और उसके शिष्यों की तिकड़ी थे। किंग टैन पहले कभी इतने ध्यान का केंद्र नहीं रही थी और उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। वह डरते डरते जियाओ मिंग की बांह से लिपट गई। दूसरी ओर यंग हुआनहुआन इस ध्यान से बेपरवाह रही, लेकिन अपनी छोटी बहन को इस तरह से व्यवहार करते देख उसने भी जियाओ मिंग की दूसरी बांह को गले लगा लिया। अपने दोनों हाथों को पकड़े हुए जियाओ मिंग, जो दर्शकों की परवाह नहीं करता था और अपने हाथों का उपयोग करके महान उजाड़ संप्रदाय की मुहर तोड़ना चाहता था, अवाक रह गया। उसे इसके बजाय अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। फिर अनगिनत दर्शकों की चौकस निगाहों के सामने महान बंजब भूमि के प्राचीन स्रोत के सबसे गहरे हिस्से में खड़ी विशाल प्राचीन पट्टिका ने धीरे धीरे एक शक्तिशाली और विस्मयकारी ऊर्जा शॉकवेव जारी करना शुरू कर दिया। यह ऊर्जा शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि इसने सभी को विस्मय में डाल दिया। इसके प्रभाव में टैबलेट पर मौजूद प्राचीन प्रतीक, जो शुरू में स्पष्ट और अलग थे, धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। भनभनाहट। आखिरी प्राचीन प्रतीक के गायब होने के साथ वह बड़ी प्राचीन टैबलेट अचानक हिंसक रूप से कंपन करने लगी। इससे पहले कि विशाल टैबलेट से एक शानदार बादल जैसी ऊर्जा उभरी और उसकी सतह के चारों ओर घूमने लगी। जैसे जैसे ये धीरे धीरे घूमती गई, ये वास्तव में कई 100 मीटर चौड़ी ऊर्जा भंवर में बदल गई। जब यह ऊर्जा भंवर घूम रही थी तो इसने आसपास के क्षेत्र की सारी युवान शक्ति को सीधे अपने अंदर खींच लिया। इस बीच उस भंवर का केंद्र एक अंधेरी और ठंडी ऊर्जा से भर गया, जिससे यह एक बेहद रहस्यमय एहसास दे रहा था। प्राचीन टैबलेट खुल गई है। ऊर्जा भंवर के उभरने को देखकर विशाल मैदानों में अचानक परमानंद की अनगिनत चीखें गूंज उठीं। कई जोड़ी आंखें तुरंत खून से लाल हो गईं और यहाँ तक कि उनकी सांसें भी तेजी से तेज हो गईं। स्वाभाविक रूप से यह उत्साह सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं था। यहाँ तक कि 4 महान कुलों, महान शैतान संप्रदाय और भयंकर कठपुतली पंथ के सदस्यों के साथ साथ अन्य दुर्जय गुटों की आंखों में भी एक तीव्र इच्छा थी। हालांकि जियाओ मिंग की मौजूदगी के कारण किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। चलो चलते हैं। जियाओ मिंग अपने 2 शिष्यों को लेकर हवा में चमकता हुआ चला गया। फिर बिजली की तरह तेजी से वह पूरी तरह से दूसरों की परवाह किए बिना ऊर्जा भंवर की ओर भागा। जब जियाओ मिंग और लड़कियां गायब हो गईं, तो अगला दृश्य निस्संदेह एक सामूहिक भगदड़ थी। एक विशाल भीड़ टिड्डियों के झुंड की तरह आगे बढ़ी, जिसने आकाश को ढक लिया।
फिर वे पागलों की तरह उस ऊर्जा भंवर की ओर भागे। इस विशाल और उजाड़ भूमि में एक बहरा सन्नाटा था जो दूर तक फैला हुआ था। एक अंतहीन प्राचीन संप्रदाय के अवशेष चुपचाप खड़े थे, एक प्राचीन और उजाड़ आभा बिखेर रहे थे। अचानक आकाश में जगह लहरदार होने लगी। फिर अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई जिसमें जियाओ मिंग और उनके 2 शिष्यों की आकृतियां दिखाई दीं। ये खंडहर किसी छोटे से साम्राज्य से छोटा नहीं लगता। ये प्राचीन संप्रदाय मेरे दाओ संप्रदाय से भी अधिक शक्तिशाली रहा होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान यान साम्राज्य के पास इस स्तर का अवशेष होगा। यंग हुआनहुआन ने अपनी सुंदर आंखों में विस्मय की भावना के साथ प्राचीन अवशेषों को देखा। लेकिन ये जगह बहुत विशाल है। हम भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक को कैसे ढूंढेंगे? वह यहाँ आने के उनके उद्देश्य को नहीं भूली थी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जियाओ मिंग ने उत्तर दिया और उसकी नज़र एक विशेष रूप से राजसी पर्वत शिखर पर टिक गई। जिस पर्वत शिखर पर वह ध्यान केंद्रित कर रहा था वह बहुत ऊंचा था, 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहा था, जिसके चारों ओर अजीब सी आकृति की चट्टानें बिखरी हुई थीं। युआन शक्ति का एक भयानक रूप से घना संकेंद्रण वहां इकट्ठा हो गया था, यहाँ तक कि एक कोहरे जैसा पदार्थ भी बन गया था। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक यही हैं, जियाओ मिंग ने कहा। बोलने के बाद वह अपने 2 शिष्यों को लेकर अंतरिक्ष में गायब हो गया। जब वे पुनः प्रकट हुए तो एक विशाल और काली वेदी धीरे धीरे उनकी दृष्टि में आई। ये वेदी बर्फ की तरह ठंडी काली थी, मानो इसे काले धातु से ढाला गया हो। वेदी के ऊपर कई पत्थर के खंभे थे जो देखने में अजीब लग रहे थे। वेदी के बीच में एक असाधारण रूप से बड़ा काला खंभा था। खंभे के शीर्ष पर एक प्राचीन प्रतीक सरणी थी। प्रतीक सरणी बाहर की ओर फैली हुई थी जो वेदी में लगभग हर पत्थर के खंभे को जोड़ती थी, जबकि गंभीरता से केंद्र की स्थिति लेती थी। तीनों की निगाहें जल्दी से केंद्रीय विशाल काले खंभे और उसके केंद्र में प्रतीक सरणी पर चली गईं। वहां प्रकाश की एक काली गेंद चुपचाप मंडरा रही थी जो कई काले धागों से गुंथी हुई थी। करीब से निरीक्षण करने पर वे देख सकते थे कि काली गेंद के केंद्र में एक प्राचीन रून था जो एक ब्लैक होल जैसा दिखता था, चुपचाप वहां एक नींद में डूबे हुए ड्रैगन की तरह तैर रहा था। अध्याय 577 पैतृक प्रतीक को बलपूर्वक भक्षण करना। भक्षण करने वाला पैतृक प्रतीक। यंग हुआनहुआन रहस्यमय प्रतीक को देखकर कुछ उत्साहित हो गई। दूसरी ओर किंग टैन ने इसे जिज्ञासा से देखा। यहाँ आने से पहले उसकी बड़ी बहन ने उसे समझाया था कि भक्षण करने वाला पैतृक प्रतीक क्या है, लेकिन उसे अभी भी इसकी स्पष्ट अवधारणा नहीं थी। जियाओ मिंग ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। संपर्क के क्षण में पहले से गतिहीन प्रकाश की काली गेंद ने आखिरकार गतिविधि के संकेत दिखाए। इससे एक हल्की काली रोशनी निकलने लगी। इस क्षण प्रकाश की काली गेंद के भीतर कई काले धागे हिलने लगे। फिर वे तेजी से बाहर निकले और प्रकाश की गेंद की सतह पर संघनित हो गए। पलक झपकते ही उन्होंने एक मानव सिर के आकार की एक भ्रामक आकृति बना ली। अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रतीक के साथ आपका कोई भाग्य नहीं है। मायावी आकृति के मुंह से अचानक एक खोखली और पुरानी आवाज निकली। फिर उसने अपनी उंगली को आगे बढ़ाया और हल्के से उसे जियाओ मिंग की ओर इशारा किया। धमाका धमाका। जैसे ही इस उंगली को इशारा किया गया, इसकी उंगलियों के सिरे से एक गहन शक्ति का प्रवाह हुआ। तुरंत आसपास का स्थान एक बेजान धूसर रंग में बदल गया, मानो इसके भीतर की मजबूत युआन शक्ति अपनी जीवन शक्ति से खाली हो गई हो। मृत्यु की शक्ति। इस मायावी आकृति में वास्तव में गहन मृत्यु चरण की शक्ति है। यंग हुआनहुआन ने मायावी आकृति के हमले को देखकर चौंक कर कहा। दाओ संप्रदाय में भी गहन मृत्यु चरण में कोई व्यक्ति वास्तविक अधिकार के साथ एक उच्च पदस्थ बुजुर्ग बन सकता है। फिर भी ये केवल एक भ्रामक आकृति थी। ये व्यक्ति जीवन में कितना शक्तिशाली था। किंग टैन ने अपने छोटे हाथ को कसकर पकड़ लिया। पिछले 2 दिनों की शिक्षाओं के बाद उसे साधना चरणों की कुछ समझ मिल गई थी। गहन मृत्यु चरण शक्ति का एक ऐसा स्तर था जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या उसका स्वामी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर सकता था? हालांकि जब मायावी आकृति के हमले का सामना करना पड़ा तो जियाओ मिंग ने बस अपनी आंखें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। फिर उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक बनी और मायावी आकृति की उंगलियों की नोक की ओर बढ़ी। उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी में मजबूत चिपकने वाले गुण थे। यह उसकी उंगलियों से फैलकर उसके पूरे शरीर को आश्चर्यजनक गति से ढकने लगी। आखिरकार वह भ्रामक आकृति फीके प्रकाश कणों में बदल गई, हवा के साथ बिखर गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई, जिससे उसके पीछे कुछ हद तक सुंदर दृश्य रह गया। क्या यह ऐसे ही खत्म हो गया? यंग हुआनहुआन समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ था। उसकी निगाहें कुछ हद तक चकरा गई थीं। वह किंग टैन की तरह जियाओ मिंग के बारे में चिंतित नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने उसके लिए जो गुरु खोजा था वह भी उसके जितना ही मजबूत होना चाहिए था, है न? एक गहन मृत्यु चरण प्रतिद्वंद्वी से निपटना उसके लिए आसान होना चाहिए। हालांकि क्या ये प्रक्रिया थोड़ी बहुत सरल नहीं थी?
क्या यह एक भव्य युद्ध की तरह नहीं होना चाहिए था, जहां उसके गुरु ने अपने हाथ को भव्य तरीके से लहराया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युवान शक्ति फूट पड़ी, आकाश टूट गया और पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई। उसके बाद उसने इस भ्रामक आकृति को कुछ हथेलियों के प्रहारों से मार डाला। एक नज़र और प्रतिद्वंद्वी मर गया। क्या ये थोड़ा ज्यादा तेज नहीं था? हालांकि वह कुछ हद तक हैरान थी, लेकिन यंग हुआनहुआन ने एक बात समझी, उसका गुरु उसकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली था। गुरु बहुत अद्भुत हैं। किंग टैन की प्रतिक्रिया बहुत सरल थी। उसने जियाओ मिंग को प्रशंसा भरी आंखों से देखा जब उसने उसे भ्रामक आकृति से आसानी से निपटते देखा। यह एक आत्मा गुप्त तकनीक है जिसे मैंने तब बनाया था, जिसे सोल गेज कहा जाता है। मैंने इसे कई बार सुधारा है और यह काफ़ी शक्तिशाली है। अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे अगली बार आपको सिखाऊंगा, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तकनीक में आत्मा के लिए उच्च आवश्यकताएं थीं, लेकिन उनके पास उनकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके थे। हाँ हाँ, कृपया। जब उन्होंने सुना कि जियाओ मिंग उन्हें ये तकनीक सिखाएगा, तो किंग टैन और यंग हुआनहुआन दोनों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। जियाओ मिंग द्वारा भ्रामक आकृति से निपटने के बाद प्रकाश की काली गेंद धीरे धीरे परत दर परत विलीन होने लगी। जैसे जैसे प्रकाश की काली गेंद की प्रत्येक परत विघटित होती गई, वह प्राचीन प्रतीक जो अंदर छिपा हुआ था, एक ब्लैक होल जैसा, उनकी आंखों के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया। ये प्राचीन प्रतीक जियाओ मिंग के सामने चुपचाप मंडरा रहा था। ये बड़ा नहीं था, केवल मानव खोपड़ी के आकार का था। इसके अलावा इस प्रतीक का कोई निश्चित प्रक्षेप पथ नहीं था, बल्कि यह समय समय पर डगमगाता था। चाहे प्रतीक कितना भी डगमगाए, इसका शरीर धीरे धीरे एक ब्लैक होल की तरह घूमता रहा, जबकि एक प्रभावशाली चूषण बल के निशान जो आकाश को अवशोषित कर सकते थे, लगातार बहते रहे, जिससे पूरा स्थान कांप उठा। यह एक ब्लैक होल था, एक स्वर्गीय प्रतीक द्वारा बनाया गया ब्लैक होल। तस्क तो ये पौराणिक भक्षण पैतृक प्रतीक है। ये वास्तव में बेहद जादुई है। इसके अलावा ये शून्यता भक्षण ज्वाला की विशेषताओं के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। जियाओ मिंग ने जिज्ञासु नज़र से भक्षण पैतृक प्रतीक की जांच जारी रखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। मास्टर, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए? यंग हुआनहुआन ने आगे बढ़कर पूछा। इसे हमारे साथ ले जाओ। नहीं, जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। पैतृक प्रतीक की मान्यता प्राप्त करना केवल ताकत की बात नहीं थी। इसके लिए दुनिया की रक्षा के लिए समर्पित दिल की भी आवश्यकता थी। उसे यकीन नहीं था कि वह पैतृक प्रतीक की मान्यता प्राप्त कर सकता है या नहीं। अगर यह इतना समस्याग्रस्त था तो इसे लेने का क्या मतलब था? कोई कह सकता है क्योंकि यह उसके लिए मायने नहीं रखता था। उसे प्रतीक की मान्यता की आवश्यकता नहीं थी, इसे सीधे नियंत्रित करना ही रास्ता था। उस विचार के साथ जियाओ मिंग ने अपनी हथेली को पलटा और उसके हाथ में आध्यात्मिक प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। जैसे ही प्रकाश उभरा, इसने एक भयानक लहर उत्सर्जित की, जिससे आसपास के स्थान में कई बारीक दरारें दिखाई देने लगीं। एक विचार के साथ आत्मा भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक की ओर बढ़ी। फुफकार, निकट आती आत्मा को महसूस करते हुए मूल रूप से चुप रहने वाला भक्षण करने वाला पैतृक प्रतीक वास्तव में धीरे धीरे घूमने लगा। इस बीच उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। पलक झपकते ही प्राचीन प्रतीक सीधे ब्लैक होल में बदल गया। वह ब्लैक होल बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी वह शब्दों से परे भयानक था। जब भी उसके अंदर रोशनी डाली जाती थी तो वह तुरंत गायब हो जाता था, जैसे कि उसे सीधे निगल लिया जा रहा हो। वह वस्तु इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी और वह किसी भी चीज़ को निगल सकती थी। वो उस ब्लैक होल के भीतर से निकलने वाली भक्षण शक्ति बहुत तीव्र नहीं थी, लेकिन उसके आसपास के दर्जनों मील के भीतर युवान पावर तुरंत अशांत हो गई। असंख्य ऊर्जाएं उस ओर उन्मत्त होकर दौड़ी। आसपास के खोजकर्ताओं ने इसे खजाने के उभरने के रूप में गलत समझा और परमानंद में केंद्र की ओर झुंड बनाकर चले गए। हालांकि आत्मा अप्रभावित रही और उसका शरीर अचानक बड़ा हो गया, सीधे भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक को निगल गया। भनभनाहट। पैतृक प्रतीक को निगलने के बाद प्रतीक कभी कभी आत्मा के भीतर चमकते थे और आश्चर्यजनक ऊर्जा उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल जाते थे। अज्ञात सामग्री की काली वेदी भी टूटने लगी। प्रतीक सरणी के केंद्र में विशाल काला स्तंभ तुरंत रह गया, जिससे लहरें पैदा हुई जो समय बीतने के साथ और अधिक मोटी और सघन होती गईं। आखिरकार इन लहरों ने एक काले भंवर का निर्माण किया। भंवर की उपस्थिति को अनदेखा करते हुए जियाओ मिंग ने अपना मुंह खोला और भयानक तरंगों को उत्सर्जित करने वाली आत्मा प्रकाश की किरण में बदल गई और सीधे उसके मुंह में चली गई। बूम बूम बूम। तुरंत उसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली भक्षण बल के साथ फट गया। इस शक्ति के प्रभाव में कई विशाल ब्लैक होल अचानक प्रकट हुए। वेदी उन ब्लैक होल के संपर्क में आते ही जल्दी से ढह गई। अंत में इसे सीधे ब्लैक होल ने निगल लिया और वेदी के निगल जाने के बाद भक्षण बल कम नहीं हुआ, बल्कि फैल गया, जिससे तुरंत क्षेत्र दलदल जैसी जगह में बदल गया।
हालांकि जियाओ मिंग के 10 मीटर के दायरे में कोई भी गड़बड़ी किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकती थी। कुछ सांस लेने के बाद उसने यंग हुआनहुआन और किंग टैन की चिंतित निगाहों के नीचे अपनी आंखें खोलीं। मास्टर, आप कैसे हैं? यंग हुआनहुआन ने उत्सुकता से पूछा। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। जियाओ मिंग ने हल्के से मुस्कुराया। उनकी बातचीत के दौरान एक प्राचीन प्रतीक धीरे धीरे प्रकट हुआ। प्रतीक पर एक धुंधली आकृति थी। आश्चर्यजनक रूप से आकृति जियाओ मिंग से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। ये प्रतीक आत्मा थी। केवल सफल शोधन के बाद ही पैतृक प्रतीक आत्मा अपने मालिक का रूप लेगी। अध्याय 578, 9वीं सीट का राजा। सफलता। उसकी सफलता देखकर उसके 2 शिष्य कुछ हद तक प्रसन्न थे। हालांकि उन्होंने अचानक हवा के फटने की आवाज़ सुनी। इसके बाद कई आकृतियां वेदी पर उतरीं। बच्चे, जो खजाना तुमने प्राप्त किया है उसे सौंप दो, वरना। अभिमानी आवाज़ बोलना शुरू हुई, लेकिन घुसपैठियों के चेहरे पर घबराहट के कारण यह अचानक रुक गई। अरे, हमें इस आदमी से क्यों टकराना पड़ा? बोलने वाले व्यक्ति को बहुत पसीना आ रहा था। या फिर क्या? जियाओ मिंग ने हंसते हुए कहा। ओह, या फिर हम बस चले जाएंगे। जवाब में उस आदमी ने घबराहट में निगलते हुए हकलाते हुए कहा। जियाओ मिंग ने बिना कुछ कहे उनकी ओर देखा और अपनी नज़र भंवर की ओर घुमाई। बाहर आओ। महामहिम की धारणा वास्तव में बहुत गहरी है। अंतरिक्ष में एक बुजुर्ग की आवाज़ गूंजी जब एक बूढ़ा आदमी काले लबादे में सफ़ेद बालों के साथ भंवर से बाहर आया। उसने एक रहस्यमय आभा बिखेरी। बूढ़े आदमी की आंखों में सफ़ेदी नहीं थी, केवल एक गहरा काला छेद जैसा अंधेरा था जो उनके चारों ओर की रोशनी को भी निगलता हुआ लग रहा था। मैं हेयन हूँ। मुझे महामहिम से मिलने का सम्मान मिला है। भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक को प्राप्त करने के लिए बधाई। बूढ़े आदमी की काली पुतलियां जियाओ मिंग पर टिक गईं और फिर प्राचीन स्वाद से भरी एक आवाज़ गूंजी। उसका लहजा विनम्रता से भरा था। हेयन के बारे में जियाओ मिंग वास्तव में उससे पूछना चाहता था कि उसने भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक पर मुहर क्यों लगाई थी। आखिरकार पैतृक प्रतीक का अपना परीक्षण ही काफ़ी भयानक था और जो कोई भी इसमें विफल होता वह तुरंत नष्ट हो जाता। उसकी ताकत वाले किसी व्यक्ति के अलावा और कौन इसे बलपूर्वक वश में कर सकता था? और फिर भी ये हेयन अभी भी उस पर एक अतिरिक्त मुहर लगाना चाहता था। ठीक है, मान लीजिए कि यह उनके उत्तराधिकारी के लिए एक परीक्षा है, लेकिन खुद को छिपाते हुए भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक को बाहर क्यों छोड़ा जाए? यदि मुहर को जबरन नहीं तोड़ा गया होता तो अन्य लोग इसे ले जाने में सक्षम हो सकते थे। ये ऑपरेशन बस समझ से परे लग रहा था। हालांकि चूंकि यह उसकी चिंता का विषय नहीं था, इसलिए जियाओ मिंग ने पूछने से परहेज किया और इसके बजाय कहा, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हे, चूंकि महामहिम इतने सीधे साधे हैं, इसलिए मैं बात को घुमा फिराकर नहीं बोलूंगा, हेयन ने कहा। महामहिम ने ग्रेट डिसोलेट सेक्ट के नीचे मौजूदगी को महसूस किया होगा। वह यमो राजा। हाँ, उसने 10,000 साल पहले मेरे ग्रेट डिसोलेट सेक्ट पर हमला किया था। उसे रोकने के लिए सेक्ट की सारी शक्ति और हमारे पास मौजूद हर साधन की ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम उसे ज़्यादा समय तक दबा नहीं सकते। इसलिए मैं इस यमो को ख़त्म करने में महामहिम से मदद का अनुरोध करना चाहूँगा। वह पहले से ही मेरा लक्ष्य है, जियो मिंग ने शांति से कहा, फिर यंग हुआनहुआन और किंग टैन के साथ उड़ गया। तो मैं महामहिम का बहुत आभारी हूँ। हेयन आकाश में तैरता रहा। जैसे जैसे उसकी आवाज़ धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, उसका आकार भी फीका पड़ने लगा। उसके साथ ही वे कुछ लोग भी फीके पड़ गए जो जियो मिंग को लूटने का इरादा रखते थे। खंडहर के ऊपर खड़े होकर जियो मिंग ने महान वीरानी टैबलेट को बुलाया और उसे यंग हुआनहुआन और किंग टैन की देखभाल करने का निर्देश दिया। फिर वह आकाश में चला गया। जिस क्षण उसने ऐसा किया, प्राचीन टैबलेट के अंतरिक्ष के भीतर आकाश और पृथ्वी हिंसक रूप से कांप उठे। दुनिया ने अचानक अपना रंग खो दिया और जमीन हिल गई जैसे एक भयानक आभा जिसने किसी की रीढ़ में ठंडक पहुंचा दी, जैसे एक प्राचीन आत्मा एक लंबी नींद से जागी हो, अंतरिक्ष में बह गई। क्या हो रहा है? खजाने के कई शिकारी उस भयानक आभा के स्रोत को देखते ही पीले पड़ गए। उनके दिल भ्रम और भय से भर गए। अचानक जमीन हिंसक रूप से हिल गई क्योंकि सतह पर बड़ी बड़ी दरारें तेजी से फैल गईं। फिर एक तेज आवाज़ गूंजी और जमीन से अनगिनत पत्थर उछलकर आसपास की ओर तेजी से बढ़ने लगे। उड़ती चट्टानों की इस बौछार के बीच भूमिगत से एक विशालकाय आकृति उभरी। इसके रक्त लाल पंख फड़फड़ा रहे थे, जिससे हवा और उड़ते मलबे का तूफान पैदा हो रहा था। एक रहस्यमय कंकाल आकृति उसकी पीठ पर बैठी थी। संप्रदाय के आक्रमणकारियों के लिए कोई दया नहीं होगी। जानवर की सवारी करने वाली रहस्यमय कंकाल आकृति की आंखों के गड्ढों में लाल चमक टिमटिमा रही थी। उसके मुंह से धीरे धीरे एक असामान्य रूप से कर्कश आवाज निकली। ये रक्षक और रक्षक जानवर ही होंगे, है न? जियो मिंग ने अनुमान लगाया कि कंकाल जैसी आकृति उसकी ओर दौड़ रही है। उसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर अपना ध्यान नीचे की जमीन पर लगाया।
किसी समय नीचे की जमीन की दरारों से काली धुंध की पतली धारें रिसने लगी थीं। हालांकि और कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले ही आपकी सील तोड़ दी है और फिर भी आप इसे सहन कर सकते हैं। जियो मिंग ने ठहाका लगाया। आकाश में अनगिनत लपटें कहीं से भी प्रकट हुईं। ये लपटें विभिन्न रंगों में आई, एक इंद्रधनुष जैसी उपस्थिति प्रस्तुत करते हुए जिसने पूरे स्थान को घेर लिया। वूश वूश, अनगिनत आग के गोले आसमान से नीचे गिरे, नीचे जमीन पर गिरे। लपटों के भीतर काले प्रतीक टिमटिमा रहे थे। राक्षसी क्यूई जो मूल रूप से हवा में व्याप्त थी, वह भी इन लपटों के झोंके के तहत एक आश्चर्यजनक गति से शुद्ध हो गई। हम्फ, इस समय दुष्ट राक्षसी क्यूई की एक धार एक दुष्ट ड्रैगन की तरह जमीन की गहराई से ऊपर उठी। फैलती हुई राक्षसी क्यूई के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकृति धीरे धीरे उभर रही हो। इस जगह पर काफी लोग खजाने की तलाश कर रहे थे। हालांकि वे अचानक हुए बदलावों से कुछ पल के लिए अचंभित रह गए। जब उन्हें होश आया और उन्होंने धुंधले आसमान में शैतानी आकृति को देखा तो उनके चेहरे डर से भर गए। वह चीज क्या है? इतनी तेज आभा! वह महान आकृति उस राक्षस का सामना कर रही है। हमें भागना चाहिए। लोग युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश करते हुए उन्माद में भाग गए। ऊपर के दो व्यक्तियों ने भागती हुई भीड़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। जियाओ मिंग की नज़र उस जगह पर टिकी हुई थी जहां राक्षसी क्यूई घूम रही थी। अंदर की आकृति स्पष्ट और स्पष्ट होती जा रही थी। अंत में वह काली धुंध से बाहर निकल आए। जैसे ही आकृति काली धुंध से बाहर निकली, उसके पीले लेकिन सुंदर चेहरे पर एक भयावह भाव प्रकट हुआ, साथ ही एक ठंडी मजाकिया हंसी भी थी। ये राजा तुम्हारी बदौलत आज़ाद होने में सक्षम था। हालांकि भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक के पिछले नियंत्रक की मृत्यु मेरे हाथों हुई, और आज वर्तमान नियंत्रक के रूप में तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तुम्हें इतना आत्मविश्वास किसने दिया? जियो मिंग ने उसे एक अजीब नज़र से देखा। ऐसा लग रहा था कि ये इमो बहुत चमकीले नहीं थे। आसमान में बहुरंगी लपटें एक विशाल हाथ में परिवर्तित हो गईं जो नीचे तक पहुंच गया। नीचे की आकृति पर शक्ति का एक उछाल बंद हो गया। शैतान जेल का 9वां सीट राजा केवल एक दूसरा आपदा पुनर्जन्म चरण सच्चा राजा इमो था, फिर भी उसने इतनी हिम्मत से बोलने की हिम्मत की। 9वां सीट राजा ने एक ठंडी हंसी निकाली। फिर उसने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया, इससे पहले कि उसके नीचे अनगिनत शैतान लाशें ढेर हो जातीं। आखिरकार उनके शरीर एक विशाल काली हड्डी की तलवार में तब्दील होने से पहले घिस गए। उसी समय एक दुष्ट राक्षसी क्यूई लगातार उसमें से निकल रही थी। काली हड्डी की तलवार को पकड़े हुए 9वां सीट राजा तेजी से आगे बढ़ा और विशाल बहुरंगी हाथ के सामने एक प्रेत की तरह दिखाई दिया। क्या आपको लगता है कि भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक को रखने से आप मुझे मारने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाते हैं? तुम्हें लगता है कि तुम यह आभा हो? असंभव! तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? जैसे ही उन्होंने संपर्क किया, उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसकी राक्षसी आंखों में डर की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। फिर वह उछल पड़ा और अंतरिक्ष से भागने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि एक हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया था। फिर एक हल्के से निचोड़ के साथ, आह नहीं! 9वीं सीट के राजा ने एक तीखी चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर फट गया। शैतान का खून बह रहा था और जमीन चिपचिपी और घृणित हो गई थी। जैसे ही शैतान का खून जमीन में रिस रहा था, कोई स्पष्ट रूप से एक राक्षसी रोशनी को जमीन में सुरंग बनाने की कोशिश करते हुए देख सकता था। तुम मुझसे बच नहीं सकते। इस पर जियाओ मिंग की उदासीन आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया, इससे पहले कि एक बहुरंगी रोशनी अचानक फूट पड़ी। फिर प्रकाश एक प्रकाश अवरोध में बदल गया और उस धुंधली काली रोशनी को घेर लिया। सीजल काली रोशनी के बहुरंगी रोशनी से घिर जाने के बाद उस काली रोशनी के भीतर से एक सफ़ेद धुंध तुरंत उठी। फिर इसके तुरंत बाद एक तीखी दयनीय चीख सुनाई दी। जैसे जैसे रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, उसमें एक हथेली के आकार का शैतान का आकार तैरता हुआ दिखाई दिया। डर से भरा चेहरा निस्संदेह 9वीं सीट के राजा का था। अध्याय 579 एक और फसल। 9वीं सीट के राजा ने इस समय अपनी सारी पूर्व महिमा और क्रूरता खो दी थी। जियाओ मिंग ने सम्राट की ज्वाला में लिपटे इस 9वीं सीट के राजा को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। तियानजुवान महाद्वीप के मूल निवासियों की तुलना में इन यिमो की जीवन शक्ति भयानक रूप से दृढ़ थी। हालांकि जियाओ मिंग ने खुद को रोक लिया, लेकिन यिमो अपने पिछले हमले से बचने में कामयाब रहा। इसके अलावा ये 9वीं सीट का राजा गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका शैतानी शरीर नष्ट हो गया था। हालांकि अगर वह भागने में कामयाब हो जाता तो संभावना थी कि वह 100 साल में धीरे धीरे ठीक हो जाता। इसके विपरीत तियानिक्सुआन महाद्वीप के मजबूत व्यक्तियों के लिए जीवित रहना इतना आसान नहीं हो सकता था। इसके अलावा फाइंड कुलों में यिमो जनजाति को सबसे अच्छे से मध्यम श्रेणी का माना जाता था। इन फाइंड कुलों के बारे में वास्तव में कुछ असाधारण था। आप इस राजा को नहीं मार सकते। 9वीं सीट के राजा की अभिव्यक्ति बहुत ही बदसूरत हो गई। हालांकि उसके पास एक अत्यंत दृढ़ जीवन शक्ति थी, लेकिन उसे जियाओ मिंग के चेहरे पर एक मजबूत भय का एहसास हुआ।
उसे विश्वास नहीं था कि जियाओ मिंग के हाथों में उसके बचने का कोई मौका है और वह केवल बेकार की शेख ही बघार सकता था। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जियाओ मिंग मुस्कुराया और 9वीं सीट के राजा के राहत भरे भाव दिखाने का इंतजार किए बिना उसने दाओ संप्रदाय से प्राप्त यमो राजा को बाहर निकाला और 9वीं सीट के राजा को अंदर फेंक दिया। जैसे ही उसे अंदर फेंका गया, 9वीं सीट के राजा ने गुस्से में दहाड़ लगाए। आह, ये तुम हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम वास्तव में इस राजा को खा जाना चाहते हो? 9वीं सीट के राजा को किसी ने जवाब नहीं दिया। हिस हिस, हवा में चीख पुकार के साथ फुफकारने की आवाजें गूंजने लगीं, जो जल्द ही गायब हो गईं और केवल चबाने की आवाज रह गई। कुछ ही देर बाद जियाओ मिंग के हाथ में राक्षसी मन का ताकत में बढ़ गया और दूसरे आपदा पुनर्जन्म चरण के चरम पर पहुंच गया। भनभनाहट, जैसे ही राक्षसी मनके की शक्ति बढ़ी, वह ऐसे टिमटिमाया जैसे वह भागना चाहता हो। हालांकि जियाओ मिंग ने बस एक ठंडी सांस छोड़ी और वह तुरंत अपनी जगह पर जम गया। आह, तुमने मुझे अपनी ही प्रजाति को खाने के लिए मजबूर करने के लिए किस तरह की दुष्ट विधि का इस्तेमाल किया? राक्षसी मनके के अंदर यमो राजा ने गुस्से से दहाड़ लगाए। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि क्या हुआ था। मुझे आपको जवाब देने की कोई बाध्यता नहीं है। जियाओ मिंग ने उसे अनदेखा कर दिया। जैसे ही उसने दूर तक देखा, उसकी नज़र अंतरिक्ष को चीरती हुई लग रही थी। हालांकि तुम्हारा अगला बड़ा भोजन आने वाला है। क्या? ... यह अंधकार का एक क्षेत्र था जिसमें प्रकाश बिल्कुल नहीं था। एक अटूट बुराई अंधकार में व्याप्त थी, एक ऐसी बुराई जो इस दुनिया से संबंधित नहीं थी। अंधकार के बीच रक्त लाल रंग के 2 दीपक मंद मंद चमक रहे थे। ये दीपक हड्डियों की तरह पतले थे, जो धीरे धीरे जलते हुए अंतहीन राक्षसी क्यूई उत्सर्जित कर रहे थे। रक्त के दियों में से एक अचानक टिमटिमाया और उससे निकलने वाली बुरी लौ धीरे धीरे कमजोर होकर पूरी तरह से गायब हो गई। जैसे ही दिया बुझ गया, अंधेरे के भीतर से एक लहर निकली। अंधेरे के भीतर कई काली आकृतियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। 9वां, मारा गया है। अंधेरे के भीतर से एक कर्कश आवाज गूंजी। मर गया? हाँ, कितना बदकिस्मत आदमी है। उसने कहा था कि वह उस समय भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक के पिछले मालिक से निपटने जा रहा था। अंत में सारा संचार खो गया। हालांकि चूंकि उसका रक्त का दिया अभी भी मौजूद था, इसलिए उसे केवल सील कर दिया जाना चाहिए था। उसे अचानक क्यों मार दिया गया? एक और भयानक आवाज सुनाई दी। संभवतः उसका सामना एक दुर्जय दुश्मन से हुआ था। 9वें के पास शैतान सम्राट कवच भी था। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसे खत्म करना बेहद मुश्किल होगा। हम इन सभी वर्षों से उसके स्थान की खोज कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा लगता है कि उस समय के भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक के मालिक के पास कुछ क्षमता थी। युआन गेट की रिपोर्ट के अनुसार साधारण पुनर्जन्म चरण के ऊपर एक शक्तिशाली व्यक्ति हाल ही में पूर्वी जुबान क्षेत्र में दिखाई दिया है। उसने महान उजाड़ टैबलेट को पुनः प्राप्त किया और यहाँ तक कि दाओ संप्रदाय की लड़की को भी अपना शिष्य बना लिया, जिसे आइस मास्टर का पुनर्जन्म माना जाता है। वह साधारण नहीं लगता। शायद यह उस शक्तिशाली व्यक्ति का काम हो सकता है। आपने अभी जो कहा, उसे देखते हुए क्या हमें तियान मिंग को वापस बुलाना चाहिए? मैंने उसे पिछली बार स्थिति की जांच करने के लिए भेजा था, लेकिन अगर वह वास्तव में उस व्यक्ति से मिलता है तो तियान मिंग की ताकत को देखते हुए उसके पास कोई मौका नहीं हो सकता है। उस स्थिति में चलो उसे वापस बुलाते हैं। वाक्य पूरा होने से पहले एक और रक्त दीपक अचानक टिमटिमाया और उससे निकलने वाली बुरी लौ तुरंत बुझ गई। एक पल की खामोशी के बाद अंधेरे में एक गुस्से वाली आवाज गूंजी। लानत है, तियान मिंग भी मर चुका है। आखिर हो क्या रहा है? ... कुछ मिनट पहले महान बंजर भूमि प्राचीन पट्टिका। जियो मिंग के बोलने के ठीक बाद एक विशाल काली दरार ने आकाश को चीर दिया। विशाल काली राक्षसी क्यूई विशाल काली दरार के भीतर से बाढ़ की तरह बाहर निकली। ये काली राक्षसी क्यूई नीचे की दुनिया के संपर्क में आने पर एक बहरा जलती हुई ध्वनि में फूट पड़ी। युआन शक्ति जो पहले हवा में भरी हुई थी, इस चिपचिपी काली राक्षसी क्यूई के सामने पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस समय दरार के भीतर से धीरे धीरे एक भयानक और अवर्णनीय आभा निकली। अनगिनत भागने वाले व्यक्ति इस आभा के दबाव में केवल भय से काम सकते थे। उनके पैर ढीले पड़ गए और उन्हें जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। गल्प गल्प, चिपचिपी काली क्यूई जैसी राक्षसी धारा की तरह बह निकली, जिसके बाद अनगिनत आंखों के सामने आकाश में धीरे धीरे एक विशाल काला सिंहासन बना। एक मानव आकृति अनजाने में प्रकट हो गई थी। सिंहासन आकार ले रहा था। यह आकृति बैंगनी वस्त्र पहने हुए थी और एक मानव जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे क्रूर राक्षसी पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी। उसके राक्षसी पंखों में बैंगनी सुनहरी चमक थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वह फैला हुआ था, उसमें से विनाश जैसी लहर निकल रही थी। उसकी आंखें बैंगनी रंग की थीं, हालांकि कोई भी उनके भीतर कोई भावना नहीं देख सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वे ग्रिम रीपर की ही हों। के भगवान 9वीं सीट के राजा, मैंने दूर से ही आपकी उपस्थिति को महसूस किया। इन वर्षों में आप
जैसे ही तियानमिंग, जिसे राजा तियानमिंग के नाम से जाना जाता है, प्रकट हुआ, उसने अजीब तरह से हंसते हुए बोलना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने आसपास के वातावरण को देखा, उसे एहसास हुआ कि चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितनी वे लग रही थीं। 9वीं सीट का राजा कहाँ था? उसने कुछ ही क्षण पहले उसे महसूस किया था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। एक मिनट रुको, क्या वह व्यक्ति उनके यिमो जनजाति के सदस्यों से बना एक राक्षसी मन का नहीं पकड़े हुए है? फुफकारो, इस पर 2 सच्चे राजा रैंक की आभाएं हैं। जैसे ही उसकी नज़र जियाओ मिंग पर पड़ी, राजा तियानमिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। 9वीं सीट के राजा के विपरीत उसने कोई भी शब्द बर्बाद नहीं किया। एक पल में उसने अपने दांत भींचे और अपने हाथ की मुहरें बदल दीं। एक अत्यंत जंगली और भयंकर उतार चढ़ाव के रूप में उसके शरीर पर घनी बैंगनी सुनहरी राक्षसी प्रतीक अचानक उभर आए। धमाका! राजा तियानमिंग का शरीर अचानक फट गया और भयानक राक्षसी क्यूई 30,000 मीटर की विशाल लहर में बदल गई जो बाहर की ओर बह गई, जिससे जहां भी वह गुजरी, अंतरिक्ष ही ढह गया। राजा तियानमिंग ने अपने शैतानी शरीर को खुद ही नष्ट करने का विकल्प चुना था। भिन्न भिन्न एक बहुरंगी प्रकाश स्तंभ, जो आकाश को भरने के लिए पर्याप्त बड़ा था, प्रकट हुआ और राक्षसी लहर का मुकाबला करते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। च जैसे ही राक्षसी लहरों को पीछे धकेला गया, काली क्यूई अचानक उस स्थान पर इकट्ठा हो गई जहां राजा तियानमिंग ने खुद को नष्ट कर लिया था, जिससे बैंगनी सुनहरे प्रकाश पैटर्न से ढका एक काला दिल बन गया। ये दिल दिखाई देते ही भागने लगा। तुम उस 9वीं सीट के राजा से कहीं ज्यादा होशियार हो। हालांकि जैसे ही दिल अराजकता के बीच से भागने वाला था, जियाओ मिंग की हंसी गूंज उठी। अंतरिक्ष विकृत हो गया क्योंकि एक सफेद आकृति दिल के सामने दिखाई दी, उसे कसकर पकड़ लिया। तुम बहुत साहसी हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरा कबीला ये सुनिश्चित करेगा कि तुम्हें कभी पुनर्जन्म का मौका न मिले? बैंगनी सुनहरे प्रकाश प्रतीकों से ढका काला दिल तेजी से धड़क रहा था। राजा तियानमिंग का चेहरा दिल पर दिखाई दिया और वह धमकी भरे स्वर में चिल्लाया, पहले तुम्हें ऐसा करने की क्षमता की आवश्यकता होगी। अब मुझे बताओ, एक राजा रैंक यिमो इतने दूरदराज के इलाके में क्यों दिखाई देगा? तुम उम्मीद छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। उस मामले में मुझे दोष मत दो। कुछ ही क्षणों बाद जियाओ मिंग ने राजा तियानमिंग को अपने हाथ में राक्षसी मनका में फेंक दिया और बुदबुदाया, युआनगेट, शैतान जेल, चलो पहले युआनगेट से निपटते हैं। अध्याय 580, युआन संप्रदाय। जियाओ मिंग ने अपनी आस्तीन लहराए और राक्षसी मनका को सुरक्षित रख लिया, जिसमें थोड़ी और ताकत आ गई थी। इस समय आकाश में अचानक कई आकृतियां दिखाई दीं। इन सभी भ्रामक आकृतियों ने जियाओ मिंग को प्रणाम किया। बुजुर्ग व्यक्ति ही एन समूह में सबसे आगे खड़ा था, उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम, आपके इस बड़े उपकार का बदला चुकाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम अपनी ईमानदारी से कृतज्ञता व्यक्त करें। आसमान में मंडराते हुए हेईएन और बाकी लोगों के शरीर धीरे धीरे विलीन होने लगे। अचानक कुछ रहस्यमयी प्रकाश के धब्बे बन गए। इसके बाद प्रकाश के वे धब्बे जियाओ मिंग की ओर बह गए। आसमान धीरे धीरे बहते प्रकाश के धब्बों से भर गया, मानो पूरा स्थान थोड़ा स्वप्निल हो गया हो। अद्वितीय पुनर्जन्म की लहरें धड़क रही थीं, जिससे किसी की आंखें स्तब्ध हो गई थीं। जियाओ मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उन प्रकाश के धब्बों को छुआ। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। क्या ये पुनर्जन्म के सार थे? ये पुनर्जन्म के सार महान उजाड़ संप्रदाय के अनगिनत शक्तिशाली पूर्वजों द्वारा छोड़े गए थे। हालांकि वे मर चुके थे, लेकिन वे सभी अपने संप्रदाय की रक्षा करते रहे। अब जबकि उनके संप्रदाय को नष्ट करने वाले अपराधी को मार दिया गया था, वे अंततः अपने दिलों में अटूट दृढ़ता को कम करने में सक्षम थे। ये इच्छाएं गायब होने लगी, पुनर्जन्म के प्रति उनकी समझ को पीछे छोड़ दिया। ऐसा कहने के बाद ऐसी चीजें खुद जियाओ मिंग के लिए किसी काम की नहीं थीं। बेशक वह इसे बर्बाद नहीं करने वाला था। उसने अपनी हथेली को पलटा और उसके दाहिने हाथ में एक ब्लैक होल जैसी बोतल दिखाई दी। आकाश में प्रकाश के चमकीले धब्बे बोतल में गिरते रहे और अंत में वे सभी बोतल में प्रवेश कर गए। युआन गेट पूर्वी जुबान क्षेत्र में अग्रणी गुट था। उन्होंने क्षेत्र की मार्शल दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखा। वे अपने दबंग व्यवहार के लिए जाने जाते थे, फिर भी वे पश्चिमी जुबान क्षेत्र के खिलाफ एक दुर्जेय शक्ति के रूप में काम करते थे। इस वजह से पूर्वी जुबान क्षेत्र के कई गुट उनसे बेहद सावधान हो गए। यहाँ तक कि प्रमुख युआन गेट के पहाड़ी द्वार का स्थान भी हमेशा विभिन्न संप्रदायों के बीच अद्वितीय रहा है। लेकिन आज माहौल तनावपूर्ण था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। कुछ समय पहले युआन गेट को महान संप्रदाय प्रतियोगिता में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें उनके 3 छोटे राजाओं में से 2 की मृत्यु हो गई थी और एक घायल हो गया था। और अब इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति दाओ संप्रदाय के स्काई हॉल की बड़ी वरिष्ठ बहन उनके दरवाजे पर दस्तक देने आई थी। युआन गेट से 100 मील दूर पहाड़ की चोटी पर गश्ती दल अपनी तीखी आंखों से लगातार अपने आसपास के क्षेत्र को स्कैन कर रहे थे।
कभी कभी कुछ लोग इधर उधर भागते हुए और दूसरी जगहों की जांच करते हुए दिखाई देते थे। वह क्या है? समय बीतता गया। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। उसके आसपास के लोगों ने तुरंत अपना सिर उठाया और देखा कि दूर के आकाश में एक चमकीली रोशनी चमक रही है। उस चमकती हुई रोशनी के भीतर एक आकृति थी। ओह नहीं, सिग्नल भेजो! गश्ती दल के हाव भाव एकदम बदल गए, जबकि उनकी आंखों में भय छा गया। तुरंत ही उनके होठों से एक तीखी चीख निकली। स्वूश! उनके हाथों से एक लाल रंग की आग निकली और आसमान में फैल गई, जो 100 मील दूर से भी दिखाई दे रही थी। जैसे ही सिग्नल चमका, क्षितिज पर रोशनी तेजी से उनके पास आ गई। तभी उन्होंने आखिरकार रोशनी में मौजूद व्यक्ति को पहचान लिया और उनके हाव भाव डर में बदल गए। यह कोई और नहीं बल्कि दाओ संप्रदाय के स्काई हॉल की बड़ी बहन वांगजी थी, जो उनके युआन संप्रदाय की वांछित सूची में शामिल थी। वह अपनी आंखों में तीव्र घृणा के साथ उन्हें बुरी तरह घूर रही थी। वूश वूश! बिना किसी हिचकिचाहट या व्यर्थ शब्दों के आसमान से लगातार हमलों की बौछार हुई और तुरंत पूरे पर्वत शिखर को जमीन पर गिरा दिया। पहाड़ की चोटी के सपाट हो जाने के बाद आकाश में दिखाई देने वाली आकृति ने एक पल के लिए भी रुककर सीधे दूर युआन संप्रदाय के मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाया। बहुत से उत्सुक दर्शक जो इस शोरगुल से आकर्षित हुए थे, उन्होंने भी उनका अनुसरण किया। युआन गेट पर पहुंचने पर वांगजी को युआन गेट के कई कुलीन शिष्यों और बुजुर्गों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इनमें से कई शिष्यों ने अपने हथियार लहराए और एक दुर्जय रक्षा गठन बनाया, जो एक अत्यंत प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। हालांकि बड़ी वरिष्ठ बहन ने कोई डर नहीं दिखाया और चिल्लाया, युआन संप्रदाय, मेरे माता पिता लीलेई को मारने वाले हत्यारे को सौंप दो और मेरे छोटे भाई वांगयान को छोड़ दो, अन्यथा या तो मछली मर जाएगी या जाल आज फट जाएगा। बहुत से दर्शक जो गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे थे, आश्चर्यचकित थे। अब उन्हें समझ में आ गया कि ये दाओ संप्रदाय की प्रतिभाशाली महिला युआन गेट में क्यों घुसी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके परिवार के सदस्यों को या तो पकड़ लिया गया था या मार दिया गया था। हाँ, ये घटना अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी, है न? वांगजी, क्या आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि मेरे युआन गेट ने आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया था? बिना किसी सबूत के युआन गेट पर हमला करना मेरे युआन गेट और दाओ संप्रदाय के बीच गठबंधन को कमजोर करना है। युआन गेट से एक अजीब आभा वाला आदमी बाहर आया और शांति से बोला। लीलेई! वांगजी की आंखों में उस आदमी को देखकर गुस्से की चमक आ गई। वह इस पीढ़ी के 3 छोटे राजाओं में से एकमात्र जीवित छोटा राजा था। तुम वाकई बाहर आने की हिम्मत करते हो और फिर भी दावा करते हो कि यह तुम नहीं थे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांगजी ने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया और सीधे लीलेई के सिर पर वार किया। बिना सबूत के बकवास मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो गहन जीवन चरण तक पहुंच गया है? मैं पहले जैसा नहीं हूं, लीलेई ने ठंडे स्वर में कहा। गड़गड़ाहट! आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था और गड़गड़ाहट की हल्की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। फिर लीलेई ने अपनी मार्शल आर्ट को सक्रिय किया। एक पल में उसके हाथ में एक अंतहीन बिजली की चमक दिखाई दी। एक कदम आगे बढ़ने के साथ ही चमकीली बिजली की चमक बेतहाशा बढ़ गई। उसकी मुट्ठी पर बिजली के शेर के सिर में तब्दील हो गई, जिसने अपना सिर उठाया और आसमान में दहाड़ने लगा। युआन गेट के 3 महान दिव्य संहिताओं में से एक मार्शल आर्ट्स थंडरिंग लैंडफिस्ट को मुक्त कर दिया गया। लीलेई की मुट्ठी गड़गड़ाने लगी, जिससे तुरंत ही एक गहरी शेर की दहाड़ निकली और उसकी मुट्ठी से गड़गड़ाहट की आवाज़ बाहर की ओर फैल गई। एक बिजली की चमक में उतार चढ़ाव जो नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था, आगे की ओर बढ़ा, जिससे जमीन तुरंत दरारों के जाल जैसे नेटवर्क में बदल गई। क्रूर बिजली का शेर तेजी से फैल रहा था और बड़ी बहन को पूरी तरह से निगलने वाला था। हालांकि तलवार की रोशनी की चमक के साथ बिजली 2 भागों में विभाजित हो गई। नहीं, असंभव! आप वास्तव में उन्नत गहन जीवन चरण तक पहुंच चुके हैं। लीलेई की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं क्योंकि उनके शब्द लड़खड़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, उनका शरीर भी 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, जिससे एक भयानक खूनी दृश्य बन गया। दुस्साहसी! लीलेई की मृत्यु के क्षण में युआन गेट के भीतर से एक भारी आभा की लहर एक तूफान की तरह फूट पड़ी। दूर से 10 आकृतियां बाहर निकलीं और हवा में हत्या के इरादे से भरी एक दहाड़ गड़गड़ाहट हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, निर्दयी और दुष्ट चुड़ैल! तुमने बिना किसी कारण के मेरे युआन गेट में बेशर्मी से घुसपैठ की और हमारे शिष्यों को मार डाला। आज तुम्हारे लिए कोई बच नहीं सकता। गंभीर चेहरे वाले 10 बुजुर्ग व्यक्ति आखिरकार आसमान में दिखाई दिए। उन सभी ने अपनी आभा को पूरी तरह से प्रकट किया, खुद को शक्तिशाली उन्नत गहन जीवन चरण के अभ्यासियों के रूप में प्रकट किया। उनकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव के कारण दुनिया की युवान शक्ति उबलने लगी और दमनकारी युवान शक्ति की लहरें उनसे निकलीं, जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। वे मरने के लायक थे। चूंकि मैंने आने की हिम्मत की, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी? बड़ी वरिष्ठ बहन ने भी अपनी आभा को प्रकट किया, उनका सामना किया और आश्चर्यजनक रूप से बिना लड़खड़ाए अपनी जमीन पर डटी रही।
आसमान में गतिरोध के कारण पूरा युआन गेट भयानक रूप से शांत हो गया। दूर से दर्शक उभरा आंखों से भयंकर टकराव को देख रहे थे। ऐसे भव्य तमाशे वाकई दुर्लभ थे। हमला। अग्रणी बुजुर्ग की आवाज़ ठंडी हो गई जब उसने अपनी आस्तीन लहराए। उसकी आज्ञा, तीव्र हत्या के इरादे और अधीरता से भरी हुई, जल्दी ही पूरे आसमान में फैल गई। धमाका। उनके आदेश के जवाब में उनके शरीर से एक विशाल और शक्तिशाली युआन शक्ति फूट पड़ी। उनकी आकृतियां तुरंत दूसरी तरफ वांग जी की ओर दौड़ पड़ीं। वांग जी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर अपने डेंटियन के भीतर बहुरंगी लपटों को हिलाया। जैसे ही वह उनके आगे बढ़ने लगी, उसकी आभा तुरंत बढ़ गई। युआन शक्ति की लहरें आसमान में एक दूसरे से टकरा गईं। एक भयानक उतार चढ़ाव जो किसी की खोपड़ी को झकझोर सकता था, जल्दी से एक ऐसी आवाज़ के साथ फैल गया जो आसमान से नीचे गिरती हुई गड़गड़ाहट की तरह थी।